अभी आज का लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। मेथोडोलॉजी ऑफ डीप फ्रीजिंग ऑफ सीमेन। क्या मेथोडोलॉजी होती है, पूरा एक तरह से प्रोसीजर ही देखेंगे, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आप लोगों को। सीमेन कलेक्ट कैसे करते हैं, क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है, सीमेन का वॉल्यूम कितना रहना चाहिए, ये सारी चीजें। उससे पहले हम जाएंगे एडवांटेज में, ऐसा कर ही क्यों रहे हैं। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीमन फ्रॉम ए सायर। अगर एक सायर से उसका जो सीमन है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हम। अभी देखा आपने 200 स्ट्रो बनी थी, क्वेश्चन में 200 स्ट्रोज बनी थी। तो स्ट्रो को क्या करते हैं, उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जल्दी से थाविंग करके क्या करते हैं, एआई गन के साथ एनिमल को कंसीव करा देते हैं। बट अगर वही बुल अगर नेचुरल मेटिंग कर रहा होता, वो तो एक फीमेल को के साथ ही मेट कर पाता मैक्सिमम। और यहाँ पे क्या 200 फीमेल्स के साथ हम एआई कर सकते हैं वन टाइम के सीमन से, क्योंकि 5 ml ही था ना इजेक्यूलेट, ऐसा तो नहीं था 500 लेके आए थे। 5 ml इजेक्यूलेट से 200 स्ट्रो मतलब 200 एनिमल्स को हम एआई कर सकते हैं सेम एनिमल से। तो क्या बोलना चाह रहा है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीमन फ्रॉम अ सायर। ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन इवन आफ्टर बुल्स डेथ। अगर हम डीप फ्रीजिंग कर रहे हैं तो सालों साल रह जाती हैं। तो इससे क्या पता लगता है, अगर बुल मर भी जाए 2-3 साल बाद तो उसका सीमन प्रिजर्व है, तो उसका बेनिफिट ये भी रहता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का बुल था, अब वो नहीं है दुनिया में, बट कोई बात नहीं, उससे हम फिर भी उसके आगे प्रोजेनी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, बिकॉज हमारे पास वो प्रिजर्व करके हमने उसका सीमन रखा हुआ है। ठीक है साहब। इजी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, अब ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो। अब लगा लीजिए आपको किसी फॉरेन कंट्री में कोई ऐसा बुल दिख रहा है जिसमें जेनेटिक पोटेंशियल हाई है, तो आप उसका सीमन इंडिया लेके आ सकते हो अपना बैग में डाल करके, बट बुल को बैग में डाल के नहीं लेके आ सकते हो। तो ट्रांसपोर्ट में भी इजी रहता है अगर ऐसे प्रिजर्वेशन हम कर रहे हैं तो। इज और एलिमिनेट्स नीड फॉर मेंटेनिंग ब्रीडिंग बुल्स। ब्रीडिंग बुल्स को हर एक इंसान को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। गांव में लोगों की ये टेंडेंसी होती थी कि हमारे पास बुल है, हम पूरा इसको ही यूज करेंगे, इसको अच्छा खाना देंगे, और ये सारी जो उसमें ना खर्चा बहुत हो जाता था, और उनको लगता था ईगो के साथ कि हमारा बुल अच्छा है, बट इतना होता नहीं था। तो गवर्नमेंट इन सारी चीजों को, ये आपका ओपन न्यूक्लियस ब्रीडिंग स्कीम है, क्लोज न्यूक्लियस ब्रीडिंग स्कीम है, इनके थ्रू खुद चला रही है। तो आप लोगों को इतना जरूरत नहीं है, एआई के थ्रू हर एक गांव में वो चीज पहुंच जाती है। तो सिर्फ आपको 150 रुपए 200 रुपए जितना भी लेती है सरकार, उतने पैसे उनको देने हैं। आजकल तो फ्री में भी कर देते हैं वैसे। तो 200 रुपए में काम चल रहा है, आपको बुल को जरूरत ही नहीं है वहां पे न्यूट्रिशन देने की, उसकी देखभाल करने की, बीमार हो जाए तो ट्रीटमेंट देने की, तो सारा खर्चा सरकार ने बचा लिया है। और प्लस में जेनेटिक पोटेंशियल भी आपको बहुत बढ़िया दिया जा रहा है। तो वो कब हो पाया पॉसिबल, अब एक बुल को तो सब जगह नहीं ले जा सकते, बट उससे जो प्रिजर्व कर रहे हैं उसके सीमन को, उस सीमन को हम हर जगह पे ले जा सकते हैं। तो उन लोगों को अपना खुद का ब्रीडिंग बुल रखने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी एडवांटेजेस हैं इसकी डीप फ्रीजिंग टेक्निक की। डीप फ्रीजिंग टेक्निक क्यों बोल रहा हूं, अब क्योंकि हमने पढ़ा था रूम टेम्परेचर के ऊपर हम कितना मैक्सिमम, वो अपना कोकोनट मिल्क एक्सटेंडर वाला था 7 days रख सकते थे। रेफ्रिजरेशन पे मैक्सिमम 72 to 96 आवर्स तक होता है बस। बट डीप फ्रीजिंग टेक्निक में तो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, इसलिए इसको रख रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखिए, सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं आइडियल सीमन एक्सटेंडर की। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहला आइसोटोनिक होना चाहिए, द एक्सटेंडर शुड बी आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक का मतलब क्या हुआ, जिस भी टिश्यू में आप यूज कर रहे हो, आप या तो उसको ब्लड में डाल रहे हो, या उसको स्पम्स में डाल रहे हो, या कोई और मीडिया आपने बना रखा है उसमें डाल रहे हो। अब ये हर एक डाइल्यूटर की बात है, जिससे भी आप डाइल्यूशन करते हैं, जो वो ओरिजिनल मीडिया था उसका कंपोजिशन, जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर ये डालने से बहुत रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, आइसोटोनिक में हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर हाइपरटोनिक होगा तो जो दूसरा जिस भी फ्लूइड में आपने डाला है वहां पे उसको नुकसान पहुंचाएगा, हाइपोटोनिक होगा तो उसमें भी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, इतना भी इसलिए बात कर ली ताकि एक आइसोटोनिक वर्ड आपको याद रहे। कंटेन्स असेंशियल मिनरल्स, इसके अंदर होने चाहिए, कुछ खास बात नहीं है। एनर्जी सोर्सेज भी होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। लगा लीजिए स्पम्स के लिए आप दे रहे हैं तो उसमें एनर्जी सोर्सेज तो रहना ही चाहिए, ताकि उनकी मोटिलिटी को बनाए रखा जा सके। उनका जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है वो चलता रहेगा, तो वो डेड नहीं होंगे। तो लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए ये अच्छा रहता है, एनर्जी सोर्सेज रहने चाहिए। कंटेन्स क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट्स, ये क्या बोलना चाह रहा है, जो आइडियल सीमन एक्सटेंडर होते हैं, सीमन का मतलब तो समझते हैं आप लोग, एक्सटेंडर का मतलब बेसिकली उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि बुल के अंदर जितनी कंसंट्रेशन थी, हमने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देखा था, वो 1000 गुना ज्यादा थी। किससे, जितना कि एक फीमेल को कंसीव करने के लिए चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि फ्रेंच मिनिस्ट्रो में तो 20 मिलियन ही थी, उसको उससे डिवाइड कर रहे थे 200 आ रहा था, लगा लो आप। तो
200 गुना ज्यादा वो कर सकता है। तो सीमन को एक्सटेंड करने का बेनिफिट क्या हुआ, ताकि हम वो एडवांटेज तो हम देख ही चुके हैं। और यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये जो आपका क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं, छोड़ो यार मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा जल्दी करते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा लेक्चर। किसी को नहीं समझ में आए तो स्लाइड के बाद बता देना, थोड़ा सा फास्ट करते हैं इसको, ठीक है। क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट में सिंपली इतना बोलना चाह रहा है, जब इसकी डीप फ्रीजिंग हम करते हैं तो क्रायो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, डीप फ्रीजिंग के लिए यूज करते हैं। डीप फ्रीजिंग का मतलब बहुत ज्यादा ठंडे में, मतलब बहुत ही ज्यादा माइनस में टेम्परेचर है, -196 तक भी पहुंच जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में रख रहे हैं तो। और उस डीप फ्रीजिंग के दौरान प्रॉब्लम क्या होती है, जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। स्पम्स के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो वाटर होता है, उससे आइस क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं, वो मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं स्पम की, और मेम्ब्रेन डैमेज हुई तो स्पम हो जाएगा डेड। तो इस डीप फ्रीजिंग टेक्निक में बड़ी प्रॉब्लम थी, जब हम डीप फ्रीज करते थे तो स्पम डेड हो जाते थे, बहुत ज्यादा परसेंटेज में स्पम्स जो थे वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो उसके लिए क्या निकाला, क्रायो प्रोटेक्टेंट निकाला, जो कि डीप फ्रीजिंग हम स्पम की करें तो वो डीप फ्रीजिंग में आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है उसको कम कर दे। कम कैसे करते हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो अंदर जाते हैं स्पम के, और अंदर जाकर के जैसे कि ग्लिसरोल है, वो स्पम के वो परमिएबल पेनिट्रेट करता है, एक नॉन पेनिट्रेट वाले होते हैं। पेनिट्रेट जो कर रहा है वो स्पम में जाएगा, और जो स्पम के अंदर वाटर है उसको निकाल करके वो थोड़ा बाहर निकाल देगा, और बाहर निकालेगा, वाटर की क्वांटिटी ही कम बचेगी स्पम में। तो डीप फ्रीजिंग में क्या होगा, जो आइस क्रिस्टल बनेंगे वो इतने लार्ज नहीं होंगे कि सेल मेम्ब्रेन को ही क्रॉस कर दें, वो डिस्ट्रॉय कर दें, फिर भी कुछ में तो होंगे, बट यूजुअली क्या होगा, 90% में उनका जो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो स्मॉल रहेगा, तो उस डैमेज को बचाया जा सकता है। किसकी वजह से, क्रायो प्रोटेक्टेंट की वजह से। जो मैंने ग्लिसरॉल एग्जांपल आपको दिया वो पेनिट्रेट वाला था, और नॉन पेनिट्रेट में अगर हम देखें तो उसमें सिंपली ये बोलेंगे, जो स्पम है उसकी मेम्ब्रेन है उसकी आउटर साइड में वो जाकर के लग जाते हैं। एग्जांपल क्या है, ओलिगोसैकेराइड को आप एग्जांपल दे सकते हैं, जो बाहर जाकर के लग जाता है, उसको बाहर से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अंदर से आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन में किसने प्रोटेक्ट किया, ये भी इन्होंने प्रोटेक्ट किया। दूसरा, ये मैं सिर्फ इस स्लाइड की बात नहीं कर रहा हूं, आगे वाली स्लाइड है उनका भी बता रहा हूं, बस बता दूंगा, यहाँ पे मैंने बता दिया था उनका। दूसरा क्या है उसमें, थोविंग के टाइम पे भी ये काम आते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट। यहाँ पे बड़ा एकदम शौक लगता है कि ये तो क्रायो प्रोटेक्टेंट तो डीप फ्रीजिंग में काम आने चाहिए थे, वहां पे क्यों काम आ रहे हैं, थोविंग में तो हम वाटर से उसको वो कर रहे थे। क्योंकि इनके अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने वाली प्रॉपर्टी भी है। जैसे ही हम थोविंग करते हैं तो उसमें क्या, उसको कोल्ड शॉक से या हॉट शॉक से बचा लेता है ये, ठीक है। क्यों बचा लेता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इसको मेंटेन करना आता है, एकदम से स्वेलअप नहीं होता है स्पम, ये एकदम से श्रिंक नहीं होता है। ये प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट के अंदर, तो ये थोविंग के अंदर भी हेल्प कर देते हैं, ठीक है साहब। अब क्रायो प्रोटेक्टेंट तो एटलीस्ट समझ में आ ही गया होगा, ये डीएमएसओ और डीएमए भी इसके एग्जाम्पल हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये पेनिट्रेट वाले हैं, ठीक है, और नॉन पेनिट्रेट वाला ओलिगोसैकेराइड था। यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो स्पम के अंदर जाकर के वाटर को रिड्यूस कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन तो होगा, बट इतना ज्यादा नहीं होगा कि सेल मेम्ब्रेन को ही डैमेज कर दिया जाए, क्योंकि वाटर ही बाहर निकाल दिया इन्होंने अंदर जाके, तो कम वाटर में क्रिस्टल भी स्मॉल बनेंगे, ठीक है। दे कंटेन सब्सटेंसेस टू एलिमिनेट मेटाबॉलिक रेजिड्यूज, जैसे कि एक्सटेंडर शुड कंटेन सब्सटेंसेस लाइक बफर्स एंड ट्रेस टू एलिमिनेट मेटाबॉलिक रेजिड्यूज, ठीक है। कुछ खास बातें नहीं है। प्रिजर्व स्पर्म मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, द एक्सटेंडर शुड प्रिजर्व द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड एक्रोसोम मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, सारे पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था उसके ऊपर रुक के मैंने पूरा लेक्चर दे दिया है। क्रायो प्रोटेक्टेंट और उनके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कंटेन्स एंटीबायोटिक भी, स्टेप्टोमाइसिन भी डाल देते हैं इसके अंदर, पेनिसिलिन भी डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, कि हम ये जूम करके चलते हैं कि अगर बाय चांस कोई इन्फेक्शन आ भी गया होगा तो वो क्या ग्रो ना करे, कम से कम वो वहां पे ही रुक जाए, ठीक है। उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स भी डाल देते हैं। मेंटेन पीएच, द एक्सटेंडर शुड मेंटेन अ पीएच ऑफ अबाउट 6.8 टू 7.2, ठीक है। इसमें आगे एग्जैक्ट थोड़ी सी बात करेंगे। तो जो ट्रिस एग योग सिट्रेट होता है अपना, ट्रिस एग योग सिट्रेट, सॉरी ट्रिस एग योग ग्लिसरॉल जिसमें लगाते हैं, वहां पे हम ट्राई करते हैं ये वाला पीएच रहना चाहिए, ठीक है। अलग अलग डाइल्यूटर का थोड़ा सा जो बफर रेंज रहती है थोड़ी अलग अलग हो जाती है। कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये इनके अंदर होने चाहिए, ताकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना आए। इसकी वजह से ये डीप फ्रीजिंग में तो हेल्प कर ही रहे हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा ही रहे हैं। जब थोविंग के टाइम पे कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो होती हैं वो भी क्या करती हैं, वो डैमेज कर सकती हैं स्पर्म्स को, तो वहां पे भी वो हेल्प करते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट जो है वो थॉविंग के टाइम पे भी हेल्प कर रहे हैं। कैसे,
मैंने बता दिया, दो तरीके आपको बता दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला भी बैलेंस बना के रखने, एकदम से श्रिंक या स्वेल अप ना हो, और दूसरा आपको ये एंटीऑक्सीडेंट वाला बता दिया है। प्रोवाइड एंटी फ्रीजिंग शॉक, द एक्सटेंडर शुड प्रोवाइड अ एंटी फ्रीजिंग शॉक। ये कैसे करते हैं एक्चुअली, क्या है जो ये ना फ्रीजिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देते हैं। और फ्रीजिंग पॉइंट को रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, पहले अगली स्लाइड पे चलते हैं फिर बताता हूँ क्या मतलब होता है। ये देखो, अब ये जो जो पॉइंट बताए मैंने, कुछ एक दो पॉइंट वही है, बट इससे पहले वो बता देता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट को रिड्यूस कैसे करता है। अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और मैं बोल रहा हूं कि मैंने उस वाटर में ग्लिसरॉल डाल दिया है, तो अब 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जाकर के आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। माइनस लगा लो 10 डिग्री तक वो उसको रेंज दे रहा है ग्लिसरॉल, तो -10 डिग्री सेल्सियस तक अगर वो बोल रहा है कि उसने एक्सटेंड कर दिया है, तो 0 से लेके -10 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वहां पे भी वो आइस नहीं बनेगा। वो कहां पे बनेगा, -10 पे जाके बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट था किसी भी लिक्विड का, वो ये क्रायो प्रोटेक्टेंट डालने की वजह से हम डिक्रीज कर सकते हैं थोड़ा। मतलब फायदा क्या हो रहा है हमारा, लगा लो हमें ठंडा करना था, ठंडा होने से क्या होगा, वो खराब नहीं होता है। या फिर आप ये मानो उसको ठंडा हम कर रहे हैं तो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन बन जा रहा है एकदम से, बट ये है कि ये वाटर मॉलिक्यूल को तो निकाल ही रहे हैं, और साथ के साथ ये भी मेक श्योर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आते ही आइस क्रिस्टल बनने शुरू हो जाए। काफी टाइम तक वो उसको होल्ड करके रखते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं, रिड्यूस कर देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को। अब ये देखो, ये ग्लिसरॉल के बारे में क्या बता रहा है, प्ले क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग फ्रीजिंग एंड थोविंग। ठीक है, ये थोविंग वाला कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, फ्रीजिंग के टाइम पे तो हेल्प कर ही रहे हैं, साथ के साथ थोविंग में भी हेल्प कर देते हैं बाय प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ डैमेजिंग आइस क्रिस्टल्स। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रीजिंग की बात करेंगे, थोविंग का बस बता दिया एक आइडिया आपको। क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या है, वाटर को रिमूव कर देंगे स्पम में से, जो लार्ज क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रही थी आइस की, लार्ज आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे, स्मॉल बनेंगे, तो मेम्ब्रेन डैमेज नहीं होगी, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट में भी यही है, कुछ ऐसी बात नहीं बोलना चाह रहे, ये तरीका सीक्वेंस शुरू यहां से होती है कि वाटर को निकाल देगा, ये एक काम है। इसका फायदा क्या होगा, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है वो स्मॉलर आइस क्रिस्टल्स बनेंगे। ठीक है, अब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट को भी ये लो कर देंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये क्या बोलते हैं, ये हेल्प करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करवाते हैं बिटवीन द वाटर मोलिक्यूल एंड हाइड्रोजन एटम। तो ये अगर वाटर मोलिक्यूल हाइड्रोजन एटम के साथ बाइंडिंग कर लेंगे, तो इससे जो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है वो कम बनेगा, नहीं बन पाएगा। और उसको और ज्यादा टेम्परेचर डाउन करते चले जाओगे तो बजाय कि आइस क्रिस्टल बनने के, तो क्या कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसका विट्रिफिकेशन हो जाएगा। तो विट्रिफिकेशन में क्या बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग आइस, क्रायोप्रोटेक्टेंट कैन हेल्प क्रिएट अ ग्लासी स्टेट, दैट इज vitrification during freezing, and this transition minimizes cellular damage by maintaining a stable structure without crystalline ice formation। ठीक है, तो कैसे कैसे पहले तो वाटर ही निकाल दिया ताकि स्मॉल क्रिस्टल बने, फिर उन्होंने मेक श्योर किया कि क्रिस्टल जितना कम हो सके उतना कम बने, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ बाइंडिंग करवा दी है, तो उससे क्या होगा, विट्रिफिकेशन हो जाएगा, ग्लासी स्टेट बन जाएगी, क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। और ये जो ग्लासी स्टेट होती है, विट्रिफिकेशन जो होता है, ये सेलुलर डैमेज को इतना नहीं करती है जितना कि आइस क्रिस्टल्स करते हैं। तो ये सारी क्रायो प्रोटेक्टेंट के बारे में इतना पढ़ा, क्योंकि थोड़ा सा वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एग्जांपल पूछ लेते हैं, पेनिट्रेट वाले कौन से हैं, नॉन पेनिट्रेट वाले कौन से हैं। ठीक है, क्या क्या फंक्शन रहता है इनका। अब थोविंग में कैसे हेल्प कर रहा था मैं बता चुका हूं आपको, ऑस्मोटिक बैलेंस ये मेंटेन करता है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी इनके अंदर होती है। जैसे ही थोविंग करते हैं तो क्या श्रिंक और स्वेल अप हो सकता है स्पर्म, या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो क्या हो सकता है, उसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज जो हैं उनको डैमेज कर सकती है, तो उनके उनके लिए भी वो हेल्प करते हैं। चलो अब ये देख लो, छोटा सा, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। प्रिपेयरिंग ट्रिस एग योग ग्लिसरॉल डाइल्यूएंट, नाम से ही पता लग रहा है। देखो ट्रिस क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, ये देखो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रिस हाइड्रोक्सी मिथाइल अमीनोमीथेन। ठीक है, इट इज वाइडली यूज्ड एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, प्राइमरीली नोन फॉर इट्स रोल एज अ बफरिंग एजेंट। ये 7 to 9 के बीच में पीएच रखवाता है, ये इसका काम है। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 6.8 से 6.9 दिख रही है, तो इसमें थोड़ा सा HCl हम ऐड कर देते हैं, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। ये बहुत ही यूजुअल होता है, क्योंकि आपको पता है कि बफर जो होता है उसमें ना तो सिर्फ एसिड होता है, और ना ही हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ बेस होता है, उसमें एक एसिड के साथ साथ एक कॉन्जुगेट बेस भी होता है। तो बेस का काम कौन करेगा, ये ट्रिस करेगा, और एसिड का काम कौन करेगा, HCl करेगा। ठीक है, अब ट्रिस का तो मतलब ये हुआ सीधा सीधा, अगर मैं बात करूं, ये तो बफर की तरह काम कर रहा है साहब।
डाइल्यूएंट की तरह काम कौन करेगा जिससे हम और ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे उसको? एग योक प्लस में वाटर, दो चीजें काम करेंगी। ग्लिसरॉल किसकी तरह काम करेगा यहाँ पे? क्रायोप्रोटेक्टेंट की तरह काम करेगा। तो ये इस डाइल्यूएंट के अंदर ये सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें ट्रिस बफर की तरह काम कर रहा है। एग योक जो है ये हीट शॉक से और कोल्ड शॉक से भी बचाता है, प्लस में न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड कर ही रहा है स्पर्म्स को। और तीसरा जो ग्लिसरॉल है ये क्रायोप्रोटेक्टेंट की तरह काम करता है। बेसिकली ये जो डाइल्यूएंट है इसने मेक श्योर किया है कि जितनी करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं एक आइडियल डाइल्यूटर की, वो सारी मैं ले लूं। ऑब्वियसली इसमें एंटीबायोटिक और ये सब सारी चीजें डालते हैं, सब में डालते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं डालेंगे। चलो, प्रिपेयर बफर सॉल्यूशन क्या करेंगे इसमें? ट्रिस बेस को सबसे पहले डिस्टिल कर देंगे वाटर में। एक 1 लीटर पूरा इसका टोटल होना चाहिए। क्या 1 लीटर विद ट्रिस बेस कितना होना चाहिए सर? कितने ग्राम डाल दें? 3.06 कुछ होता है, आगे टेबल दी हुई है उसमें दिख जाएगा, ठीक है। बट पूरा ट्रिस को वाटर के साथ मिला करके 1 लीटर हो जाना चाहिए। 3.6 ग्राम के आसपास रहता है उसमें। एडजस्ट pH टू बिटवीन 6.8 टू 6.9 यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो ट्रिस होता है वो 7 to 9 तक बनाता है यूजुअली, और ये HCl डाल करके हम मेक श्योर करते हैं कि ये जो बफर बने ओवरऑल ये 6.8 से 6.9 के बीच में बने। अब ये क्या बोलते हैं, इस ये बफर तो हमने बना लिया है, तो हम मेक श्योर करते हैं कि ये बफर जो है वो स्टरलाइज है। उसमें ऑटोक्लेव यूज करते हैं, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं 15 मिनट के लिए, ताकि ये जो भी हमारा बफर बना है ये पूरा स्टरलाइज हो जाए। एंड उसके बाद हम उसको अलाउ करते हैं कूल होने के लिए, ताकि रूम टेम्परेचर पे वो आ सके, ठीक है। फर्दर क्या हो रहा है, इसके बाद हम ये डाइल्यूएंट बना रहे हैं। क्या इसमें क्या कर रहे हैं, जो भी ये 1 लीटर वाला बफर मिला था इसमें हम क्या मिला देंगे? 200 ml एग योक मिला देंगे। उसके बाद हम एंटीबायोटिक्स ऐड कर देंगे, जो भी स्केड्यूल्ड एंटीबायोटिक अपनी स्ट्रेप्टोमाइसिन डालनी है, पेनिसिलिन डालनी है, जितना भी उनका है, मतलब कुछ खास इसमें जानकारी नहीं देना चाह रहा मैं। एंड ग्लिसरॉल इन द अप्रोप्रिएट अमाउंट। ग्लिसरॉल का क्या काम है? वही क्रायोप्रोटेक्टेंट की तरह काम कर रहा है। जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे, जो सारा सॉल्यूशन हमने मिक्स कर दिया है, इसको हम मिक्स करेंगे तो जो हमारा पीएच है वो 6.7 से लेके 6.8 के आसपास आ जाएगा, और ये ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 6.8 टू 6.9 तक था, लेकिन जब इस सॉल्यूशन में हम इसको मिक्स करते हैं तो थोड़ा पीएच कम हो जाता है, तो उतना चल जाता है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इतना चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अच्छा पीएच है। अब क्या है, स्टोरेज कैसे करते हैं? ट्रांसफर द डाइल्यूएंट इनटू स्टेराइल कंटेनर्स एंड लेबल अकॉर्डिंगली फॉर स्टोरेज, की इसमें कितना परसेंट ग्लिसरॉल मिलाया गया है, कितना ट्रिस मिलाया गया है, कितना कितना ग्राम है। यहाँ पे टेबल है सामने, शायद आ जाएगी, अभी आई नहीं क्या? चलो आगे आ जाएगी, डोंट वरी। अब इसके बाद ये देखो एक बार, सीमन कलेक्शन प्रोसीजर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं आपको एक मेथोडोलॉजी बता रहे हैं डीफ्रीजिंग टेक्निक की, तो वो स्टार्टिंग से ही थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है सब चीजों का, तो थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाएगा। थोड़ा अलग भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि सेम है। सीमन कलेक्शन प्रोसीजर में क्या बोलना चाह रहे हैं? कलेक्शन डन इन द मॉर्निंग फॉर ऑप्टिमल क्वालिटी, ठीक है साहब। बुल वॉश्ड, ड्राइड एंड प्रिप्यूज्ड, जो प्रिप्यूज है क्लीन कर देंगे, वॉश कर देंगे अच्छे से। सीमन कलेक्टेड यूजिंग एन एवी, 20 मिनट रिफ्रैक्टरी पीरियड आफ्टर ईच कलेक्शन फॉर सेकंड कलेक्शन। ये इसमें ये बोलना चाह रहे हैं, अगर 2 बार आपको लग रहा है कि आपको इजेकुलेट थोड़ा ज्यादा चाहिए और उसी दिन चाहिए, तो आपको मिनिमम एक रिफ्रैक्टरी पीरियड के लिए तो वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें 20 मिनट का टाइम होता है, एक बार इजेकुलेट लेने के बाद दूसरा इजेकुलेट अगर चाहिए तो उसमें मिनिमम आपको 20 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। फिजियोलॉजी में भी आता है, एक फ्रॉग के साथ हम करते थे, क्या बोलते हैं उसका? रिफ्रैक्टरी वर्ड ही आता है उसके अंदर, कि मसल का एक बार कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, उसके बाद जो 1 सेकंड का या 1.5 सेकंड का या 2 सेकंड का गैप रहेगा, उसके बाद फिर से मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा, और ये जो गैप होता है उसको रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। ये रिफ्रैक्टरी वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं काफी सारी जगह पे। इसमें क्या बोलना चाह रहा है? रिफ्रैक्टरी से हमें वेट करना पड़ेगा, एक इजैकुलेट को कलेक्ट करने से और दूसरे को कलेक्ट करने से पहले 20 मिनट का वेट करना पड़ेगा, ठीक है साहब। अब एवेल्युएशन ऑफ सीमन में एवेल्युएट कैसे करेंगे? हम सारे मेथड देख चुके हैं। वॉल्यूम चेक करेंगे, कलर, कंसिस्टेंसी, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल, मास एक्टिविटी, सब हम देख चुके हैं। मास एक्टिविटी में हमने एडीज वेव भी देखा था, है ना, इंडिविजुअल मोटिलिटी, प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड, सब देख लेंगे। कंसंट्रेशन भी हमने फोटोमीटर से भी निकाला था, क्लोरीमीटर से भी निकाला था, जिसमें फोटोमीटर थोड़ा एडवांस था, ठीक है। इसमें तो डोज रेट तक बता दी थी। डायल्यूटेड विद डायल्यूएंट 1:1, ठीक है। मोटिलिटी ये 1:1 आगे भी आएगा थोड़ा। मोटिलिटी क्या होनी चाहिए? मोर देन 70% होनी चाहिए। इनिशियल मोटिलिटी रिक्वायर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। इनिशियल मोटिलिटी मिनिमम इतनी होनी चाहिए, तभी फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या लिखी हुई है फ्रेश सीमन की इन्होंने? वॉल्यूम देखो, मिनिमम मोर देन या इक्वल टू 2.5 ml होना चाहिए, उससे कम वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। और कंसंट्रेशन की बात करें तो मोर देन 500 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। हमने 50 मिलियन और 10% लगाया था, किसके लिए?
वो प्यूबर्टी वाला था इसलिए लगाया था। तो यहाँ पे तो क्या बोल रहे हैं 500 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए। और इनिशियल मोटिलिटी क्या होनी चाहिए, मोर देन 70% हो तो बहुत बढ़िया, इक्वल टू 70% तो होनी ही चाहिए, उससे नीचे नहीं जानी चाहिए। फ्रीजिंग एंड स्टोरेज ऑफ सीमन, मैं थोड़ा इस साइड आ जाता हूँ। फ्रीजिंग एंड स्टोरेज ऑफ सीमन में, फ्रीजिंग में क्या बता रहे हैं, सीमन डाइल्यूटेड विद, वही बात है ट्रिस एग योग सीमन डाइल्यूटेड विद ट्रिस एग योग ग्लिसरॉल डाइल्यूएंट लोडेड इनटू स्ट्रोज और पैलेट्स। उसके बाद क्या कर देंगे, सील कर देंगे एंड फ्रोजन बाय ग्रेजुअल कूलिंग फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सियस टू -196 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डीप फ्रीजिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं ना। थोविंग प्रोसेस, उसके बाद क्या होता है, जो एम्पूल है थोड इन वॉर्म वाटर देन कट। पैलेट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, क्या करते हैं पैलेट में, ये थोड इन सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन 3% एट 20 डिग्री सेल्सियस। और जो स्ट्रो रहती है वहां पे थोविंग किस में करते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। जो आप लोग बोल रहे थे कि वो क्लियर है कि नहीं, पक्का नहीं है क्या, 37 डिग्री कितने सेकंड के लिए करते हैं, 30 सेकंड के लिए करते हैं उसको, ठीक है सब। वाटर बाथ के अंदर भी कर देते हैं इसको। फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ सीमेन स्ट्रो, इसमें कुछ नहीं है, ये सिंपल सी थ्योरी है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर भी नहीं रहा हूं ना, आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन मैं वो पूछ रहा हूं, क्योंकि सिंपल सा है। इसमें कुछ फैक्चुअल कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं खुद आपसे पूछूंगा कि, है ना, कि बताओ इसका समझ में आया कि नहीं आया। फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ सीमेन स्ट्रो में क्या है, सिंपली उसकी फिलिंग कर देंगे। कितनी फिलिंग करेंगे, थोड़ा एयर गैप छोड़ देंगे उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, वो मशीन से भी फिल कर सकते हैं, मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। मैनुअली पाउडर से फिल करते हैं और मशीन से काफी सारी मशीन हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या बताना चाह रहा है। मैनुअल फिलिंग में क्या बोलना चाह रहा है, ये वैक्यूम पंप है, फिलिंग कॉम्ब है, रबर ट्यूब है, स्ट्रो क्लिप्स है, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। और आपका प्रोसेसिंग कैसे होगी इसकी, जो स्ट्रोज हैं 15 से 20, ये 15 मीडियम जो स्ट्रो हैं या 20 मिनी स्ट्रो हैं, इनको एक साथ क्लिप कर देंगे, कूल कर देंगे 5 डिग्री सेल्सियस पे, हैंडलिंग के लिए छोड़ देंगे इसको कैबिनेट के अंदर। सीमन ड्रोन इनटू स्ट्रो बाय वैक्यूम पंप, इन इन स्ट्रोज के अंदर वैक्यूम पंप से सीमन को लिया जाएगा, थोड़ा सा एयर स्पेस जो है वो छोड़ दिया जाएगा टू अलाउ एक्सपेंशन ड्यूरिंग फ्रीजिंग, ठीक है। क्योंकि फ्रीजिंग के टाइम पे थोड़ा वाटर जो रहता है, आपने देखा होगा ना, वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है। इतना वाटर था तो फ्रीज जब उसकी आइस बनेगी तो आइस स्ट्रक्चर के कारण वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है। तो इसमें भी एयर स्पेस इसलिए छोड़ते हैं ताकि वो एक्सपेंड हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा इस बात को ध्यान रखना, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, पता होना चाहिए, वैसे तो सिंपल बात है। मैनुअल सीलिंग मेथड में इट इज यूज टू सील, ये जो पीवीए पाउडर है इसको यूज करते हैं टू सील स्ट्रो एंड्स, 4 से 5 तक इसमें पेनिट्रेशन हम कर देते हैं पाउडर की, ठीक है। सील फॉर्म बाय डिपिंग स्ट्रो एंड्स इनटू द पाउडर, जो स्ट्रो के एंड रहेंगे उनको पाउडर में डिप करेंगे तो हो जाएगी सीलिंग। उसके बाद क्या करेंगे, स्ट्रो प्लेस्ड इन वाटर बाथ एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स टू फॉर्म द सील। जो पाउडर था सिंपली उसको वाटर बाथ पे रखेंगे, कितनी देर के लिए, 10 मिनट के लिए 20 डिग्री सेल्सियस, ताकि वो जो सील पाउडर फॉर्म में हमने उसमें डाली थी वो क्या हो जाए, सील हो जाए, सील पैक हो जाए। मशीन फिलिंग एंड सीलिंग, ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना यार, इसको छोड़ देते हैं। ये भी मैंने इसलिए कर दिया, आप लोग ये ना बोलोगे सर छोड़ दिया आपने, टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट था, बट दिखाने के लिए कि उसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं अभी के लिए। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का फायदा क्या होता है, स्टोव पे जो प्रिंटिंग करते हैं उससे आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। किस चीज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि बुल नंबर क्या था, ब्रीड क्या थी, बैच नंबर क्या है इसका, इजैकुलेट नंबर क्या है। और आपका जो प्रिंटेड स्ट्रो है उनको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। कैपेसिटी क्या, मशीन की कैपेसिटी जो है पर आवर वो 11,000 तक स्ट्रो बना सकती है। रैकिंग का जो प्रोसेस है उसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, जो भी स्ट्रो आपने ली हैं उनको आप रैक्स में रख देंगे। स्ट्रोज आर अरेंज्ड ऑन अ फ्रीजिंग रैक एट रूम टेम्परेचर, ये प्लास्टिक के होते हैं। फ्रीजिंग रैक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फ्रीजर में इसको यूज करते हैं, ऐसा मत समझना कि उसमें खुद का फ्रिज लगा होगा। रैकिंग इज डन स्विफ्टली टू प्रिवेंट टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, स्विफ्टली करना है उसको टेम्परेचर, ये थोड़ा अलग पॉइंट है, इसको देख लो। इक्विलिब्रेशन ऑफ सीमन, देखो मुझे पता है थोड़ा सा अभी लग रहा होगा आपको सर बोरिंग सा हो रहा है, अब बोरिंग है तो अभी क्या कर सकते हैं, बट थोड़ी देर बाद इंटरेस्टिंग भी आएगा, तो लास्ट में रहना लेक्चर के, क्योंकि लास्ट तक रहोगे तो एक दो चीजें ऐसी हैं वहां पे वो खुद से पढ़ते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, इरिटेट हो जाता है माइंड बिल्कुल, और उसको थोड़ा सुन लोगे तो आपको लगेगा कि यार कुछ भी नहीं है ये। इक्विलिब्रेशन ऑफ सीमन की बात करते हैं, एक अलग सा पॉइंट है इसमें, क्या बोलना चाह रहा है जो मैं बता रहा था आपको, स्टेबलाइज सीमन विद द डाइल्यूएंट बिफोर फ्रीजिंग, फ्रीजिंग से पहले उसको हमने क्या करना है, स्टेबलाइज कर लेना है सीमन को विद द डाइल्यूएंट। कंडीशन क्या रहेगी, स्टोर एट 5 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 आवर्स और 3 आवर्स इन बफेलो, 4 आवर्स कैटल में और बफेलो में 3 आवर्स तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्री फ्रीज मोटिलिटी चेक्ड, फ्रीजिंग करने से पहले ही, प्री फ्रीज मोटिलिटी बोल रहा है मतलब फ्रीजिंग करने से पहले ही मोटिलिटी चेक करेंगे हम तो, एंड सीमन शोइंग मोर देन 60 to 70% मोटिलिटी इज सिलेक्टेड फॉर
फ्रीजिंग, हालांकि हमने आइडियल तो 70 और मोर देन 70 बोला था, बट ये बोल रहा है 60-70 तक रहेगी, हम ले लेंगे उसको। टेस्ट फ्रीजिंग में क्या बोलना चाह रहा है कि यार देखो हम फ्रीज भी करके देखेंगे यार, ऐसे नहीं मतलब, नहीं नहीं नहीं, इतना सारा सीमन को फ्रीजिंग में हम इतने साल तक रखेंगे और वो खराब निकल गया फिर क्या होगा, बर्बाद सब कुछ, सारा पैसा इतने टाइम तक उसको स्टोर किया, वो तो यूजलेस था बिल्कुल। तो क्या बोल रहे हैं, तो इसको प्री फ्रीजिंग मोटिलिटी तो देखें ही देखेंगे, और टेस्ट फ्रीजिंग की जब बात आ जाती है तो इसमें क्या देखेंगे, उसको एक छोटा सा सैंपल लेके उसको फ्रीज भी कर देंगे, और फ्रीजिंग करने के बाद उसकी थाविंग भी कर देंगे, और थाविंग करने के बाद फिर देखेंगे। अब फ्रीजिंग में तो मोटिलिटी नहीं देख सकते ना ऑब्वियसली, तो फ्रीजिंग का अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है वो कैसे डिटेक्ट करेंगे हम, टेम्परेचर देख के, वो तो टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा, बट हमें टेम्परेचर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है स्पम्स की वायबिलिटी से, है ना, कि वो ठीक हो, प्रॉपर हो। तो वो कैसा पता लगेगा टेस्ट फ्रीजिंग में, जब फ्रीज हम उस सीमन को कर चुके हैं तो उस सीमन को बाहर निकाल करके क्या करेंगे, उसको थोविंग कर देंगे, और उसके बाद फिर से मोटिलिटी चेक करेंगे, उसको बोलते हैं टेस्ट फ्रीजिंग। चलिए, अब ये बस वही है, मैनुअल फ्रीजिंग वाले मेथड यूज कर लिए, इसमें यार मैनुअली हम कर सकते हैं, सीधा लिक्विड नाइट्रोजन वेपर में रख दिया उसको, या बायो फ्रीजर यूज कर सकते हैं। बायो फ्रीजर में क्या है, ऑटोमेटिक फ्रीजिंग प्रोग्राम कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर, अपने आप धीरे 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 टेम्परेचर कम होता चला जाएगा अकॉर्डिंगली। इसको क्या बोल रहे हैं, बायो फ्रीजर। बायो फ्रीजर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर स्पम्स हम रख रहे हैं, ठीक है, एक तरह से जो बायोलॉजिकल थिंग्स होती हैं उनके लिए फ्रीजर्स को यूज करते हैं, और इनमें क्या रहता है, ऑटोमेटिक फ्रीजिंग प्रोग्राम रहता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर। सीमन रैक्स जो हैं, जो हमने बनाए थे, जिनके अंदर क्या थी, स्ट्रोज थी, जिनको हमने फिल भी किया था पाउडर के साथ, भूल गए हो तो आप, उसमें एयर स्पेस भी छोड़ा था, क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन के बाद वो वॉल्यूम बढ़ जाता है उनका। सीमन रैक्स प्लेस्ड इन बायोफ्रीजर कूल्ड फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सियस टू -140 डिग्री सेल्सियस इन 9 मिनट, ये बायो फ्रीजर करते हैं, ठीक है साहब, इतनी खास बातें नहीं है, चल रहा है, चलो चलने देते हैं। हाँ, अब आ जाओ। अब ये एक होता है इम्पोटेंशिया सुंडाए, ठीक है। इससे पहले एक डेफिनेशन देखते हैं इनफर्टिलिटी इन मेल्स के बारे में, क्या बोलना चाह रहे हैं, टेम्परेरी लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन मेल्स कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड वायबल स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये दो चीजें हैं, यहां पे देखो, कोई डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा आपसे वहां पे। एक तो इम्पोटेंशिया सेरेंडाई है, एक इम्पोटेंशिया जेनेरेंडाई है, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे अगर यहाँ तक कोई फोकस करके नहीं बैठा हुआ था तो चलेगा, कोई इतना था नहीं। यहाँ पे क्या है कि अगर नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को, अगर यहाँ पे नहीं समझोगे। फिर मेहनत करनी पड़ेगी खुद से, ऐसा नहीं है समझ नहीं पाओगे, समझ ही जाओगे, होशियार बच्चे हो आप सभी। अब देखो, अगर इन शॉर्ट अगर कोई मुझसे पूछे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बता दो शुद्ध देसी भाषा में, डिफरेंस क्या है इनमें, हमें नहीं समझ में आ रहा, नहीं पढ़ना हमें। देखो, इम्पोटेंशिया मतलब इंपोर्टेंट है वो, ये दोनों ही कंडीशन की पहले कॉमन बात बता दूं, ये दोनों ही क्या है, इंपोर्टेंट है। मतलब ये क्या, इन ये फर्टिलाइजेशन मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, मतलब इनसे प्रोजेनी नहीं आ पाएगी। अब बोलोगे सर फर्टिलाइजेशन बोल दो ना, अच्छा वर्ड यूज करो, बता रहा हूं, कारण बता रहा हूं। इनसे क्या, प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ पाएगी दोनों कंडीशंस की वजह से। क्यों नहीं बढ़ पाएगी, जो ये सोयंडाई है ना, इसमें ये आपको सीओ दिख रहा होगा, रुको यार बताना ही पड़ेगा, वैसे याद रखना जरूरी है, नहीं तो सेवेंडाई सेवेंडाई करते रह जाओगे। सीओ है, सीओ का आप ये आपको वर्ड दिखे तो आप समझ लेना कॉपुलेशन, क्या, कोपुलेशन। कोपुलेशन नहीं कर पाएंगे कभी भी, इम्पोटेंशिया सेवेंडाई जो है ये कोपुलेशन नहीं कर सकते हैं, मतलब मेटिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब क्या, कोपुलेशन ये नहीं कर सकते हैं। हुंडई मतलब इनकी कुंडली में है ही नहीं, मतलब ऐसे समझ लो आप, ये कोपुलेशन नहीं कर पाएंगे, इस बात को जमा लो दिमाग में, ठीक है, ताकि सेवेंडाई वर्ड जब आपके दिमाग में आए आपको एकदम से ये ना लगे ये क्या है, ये किस अजीब लग रहा है, बिल्कुल भूल गए ये तो। सी ओ मतलब पॉपुलेशन, और ये जो है उंडी उंडी, इसका आप देख लेना कुंडली टाइप में समझ लो, मतलब इसकी कुंडली में है कि ये पॉपुलेशन कभी नहीं कर पाएगा। और ये जब पॉपुलेशन ही नहीं कर पाएंगे, ये मीटिंग ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर प्रोजेनी कहां से लेके आएंगे, ये प्रोजेनी नहीं लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी वजह से भी आगे प्रोजेनी नहीं आएगी। रीजन क्या है, लेकिन रीजन क्या है इसमें, जेनेरेंडा इसको बोल रहे हैं हम इसमें। तो इसमें रीजन ये है कि ये मेटिंग तो कर सकते हैं, बट ये फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी इनके अंदर नहीं है, इस वजह से इनमें से प्रोजेनी आगे नहीं जाएगी।
इसलिए वर्ड वो फर्टिलाइजेशन नहीं बोल रहा था मैं दोनों के लिए, क्योंकि ये जेनेरेंडाई वाले जो हैं इम्पोर्टेंशिया, ये कोपुलेशन कर सकते हैं, मेटिंग कर सकते हैं, बट यहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इनके पास, इम्पोर्टेंशिया सियोंडाई के पास अपेरेंटली सीमन ओके है। एक वर्ड यूज कर रहा हूं अपेरेंटली, मतलब ऊपरले तौर से मोटा मोटा देखोगे तो सब कुछ ओके है, परफेक्ट है बिल्कुल, थोड़ा बहुत कमी होती है उसमें भी, बट अपेरेंटली वो बिल्कुल ओके है सीमन, फर्टिलाइजेशन भी कर सकता है उनका सीमन, ठीक है, चांसेस हैं इनके कंपैरिजन में। बट ये कोपुलेशन ही नहीं कर पा रहा है, ये मेटिंग ही नहीं कर पा रहा है, इम्पोर्टेंशिया कोपुलेशन नहीं कर पा रहा है, मतलब ये प्रोजेनी नहीं बना पाएगा आगे। और ये जेनेरेंडाई वाला, ये कोपुलेशन मेटिंग कर पा रहा है, मीटिंग कर रहे हैं ये, बट ये इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, इसमें या तो स्पर्म्स में डिफेक्ट है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसके सीमन के अंदर ही, जिसकी वजह से ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा। कोपुलेशन तो कर रहा है जेनेरेंडाई वाला, कोपुलेशन कर रहा है, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। और ये जो ऊपर है, ये तो बेचारा कोपुलेशन ही नहीं है इसकी कुंडली में, मतलब ये कुछ ही नहीं, मतलब सीमन भी ओके है इसका, परफेक्ट है, मतलब ठीक है, लेकिन कोपुलेशन नहीं कर पा रहा है। अब ये इतनी 1 घंटे तक भाषण इसलिए दे रहा था क्योंकि इनमें कंफ्यूजन बनता ही बनता है। आप इतना कितना भी अच्छे से पढ़ लो, रट लो इसको, 2 दिन 3 दिन बाद फिर से भूल जाओगे। अभी मैं उम्मीद करता हूं कम से कम अपने एग्जाम तक तो नहीं बोलोगे। चलो, अब पोटेंशियल वर्ड देख लेते हैं। फिजिकली कैपेबिलिटी ऑफ द मेल टू परफॉर्म नॉर्मल रोल्स इन कॉपुलेशन, इरेक्शन, माउंटिंग, इंट्रोमिशन, इजैकुलेशन, ये सारी चीजें। लिबिडो क्या होती है? विलिंगनेस एंड ईगरनेस टू माउंट एंड सर्विस। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कोपुलेटरी बिहेवियर, क्या क्या फैक्टर रहते हैं? टेस्टोस्टेरोन के लेवल, सीएनएस मैकेनिज्म प्ले की रोल, सेक्सुअल क्यूज जो होते हैं, विजुअल, ओल्फैक्टरी, ऑडिटरी, टेक्टाइल क्यूज, मेटिंग बिहेवियर, ये सारी चीजें मतलब इसलिए बता रहे हैं आपको इसमें भी इन पे फोकस देना। पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल कोपुलेट मेटिंग करने का, ये बोलना चाह रहे हैं। पोटेंशियल किसी चीज में भी हो सकता है, लेकिन ये फिजिकली पार्ट से उसको रिलेट कर रहे हैं। और लिबिडो का मतलब सेक्सुअली डिजायर होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए उसके अंदर। अब आ जाओ, फिर से आ जाओ यहाँ पे। अब इम्पोटेंसिया सोयुंडाई जो था, मतलब सीओ, मतलब कोपुलेशन जो नहीं कर सकता, कुंडली खराब होगी इसकी। चलो, अब ये क्या बोल रहा है? रिड्यूस्ड सेक्सुअल लिबिडो। हो सकता है कि इसके अंदर सेक्सुअल लिबिडो जो है वो थोड़ी रिड्यूस हो गई है, उसकी वजह से कोपुलेशन नहीं कर रहा है। ठीक बात है। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं? इनएबिलिटी टू कोपुलेट। अब डिजायर तो है इसमें, अगर उस केस की बात करें जिसमें डिजायर वाला प्रॉब्लम नहीं है, सेक्सुअल लिबिडो नॉर्मल है, तो वहां पे इनएबिलिटी है, डिसेबल है। कोई नर्व प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई भी फिजिकली इंजरी हो सकती है, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, या स्ट्रेस हो सकता है, बहुत सारी चीजें, क्या क्या हो सकता है आगे देखेंगे सारा का सारा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से मेल्स के अंदर क्या इनफर्टिलिटी हो जाती है, मतलब वो फर्टाइल नहीं हो पाते हैं। अब हमारा मकसद क्या है? प्रोजेनी, रिप्रोडक्शन, आगे स्पीसीज का कंटिन्यूएशन। ठीक है, वो सभी स्पीसीज का होता है। जो ह्यूमन बींग, अगर हमारा फार्म भी है तो हम भी चाहेंगे कि आगे वो प्रोजेनी आएगी, तभी हमारा प्रॉफिट आएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, इम्पोटेंशिया सेयोंडाई और इम्पोटेंशिया जेनेरेंडाई। तो ये मेल्स के अंदर 2 प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। ठीक है, सेयोंडाई वाले को थोड़ा देखते हैं। पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, ताकि मैं बताना शुरू करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लिबिडो क्या होती है। किसी को लिबिडो का ही नहीं पता है तो चलो, अब आ जाओ फैक्टर्स कोजिंग इम्पोटेंशिया सेरेंडाई, यानी कि लॉस ऑफ पोटेंसी। अब पोटेंसी को हमने क्या फिजिकली उससे रिलेट किया था कि वो फिजिकली चीजें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है साहब। और दूसरा कारण क्या हो सकता है कि सेक्सुअल लिबिडो या सेक्सुअल डिजायर इसके अंदर इतनी नहीं है, उसकी वजह से कोपुलेट नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? देखो, सीओ, ये कोपुलेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है, कुंडली खराब है इसकी। ठीक, अब इंजरी की वजह से भी हो सकता है, ज्वाइंट में प्रॉब्लम है यार इसको, मसल में प्रॉब्लम है, बोन के अंदर टेंडन, मतलब जो खड़ा ही नहीं हो पा रहा, बोल चल ही नहीं पा रहा, जो खुद पेन में है, वो क्या ही कोपुलेट करेगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। एनवायरमेंटल कोज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से इसका लिबिडो जो है वो रिड्यूस हो चुका है, सेक्सुअल डिजायर कम हो चुकी है, या फिर इंजरीज हो सकती हैं जिन इंजरीज की वजह से ये मीटिंग नहीं कर पा रहा है। बट सीमन तो इसका ठीक है, अपेरेंटली इसका सीमन हमें ठीक लगता है जब लैब में ले जाके देखते हैं। अपेरेंटली बोल रहा हूं, मतलब मोटे तौर पर ठीक लगता है। इसमें भी एक्रोजोमल डिफेक्ट्स मिल जाएंगे कुछ, बट अपेरेंटली आप देखोगे कुछ मोटी मोटी जो चीजें देखते हैं हम, वो जो फोटोमीटर और ये सबसे देख रहे थे, कंसंट्रेशन, मोटिलिटी, सब परफेक्ट मिलेगी, मोटिलिटी भी ओके मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या एक्रोजोमल थोड़े से मिल जाते हैं, बट मैं वो बात बोलना नहीं चाह रहा हूं यहाँ पे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, बट मेन क्या है यहाँ पे? मेन क्या है
ये मीटिंग नहीं कर पाएगा। किस वजह से नहीं कर पाएगा? या तो सेक्सुअल डिजायर कम हो, किसकी वजह से? एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, या फिर उसके अंदर इंजरीज हैं, बोन में, मसल में, नर्व में, ज्वाइंट्स में, किधर भी इंजरी हो सकती है उसकी वजह से। ठीक है साहब। या फिर कोई भी डिसीज भी हो सकती है, कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से ये कोपुलेट ही नहीं कर पा रहा है। चलो, अब एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग लिबिडो। लिबिडो को इफेक्ट करने वाले कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं? सबसे पहला, न्यूट्रिशन ही अच्छा नहीं ले रहा है तो क्या होगा? डेफिशिएंसीज इन टेडियन, विटामिन, प्रोटीन, फास्फोरस, कोबाल्ट, तो पूरी बॉडी के सारा मैग्नीशियम ही डाउन हो जाएगा, ये तो छोड़ ही दो आप। उससे क्या होगा? लिबिडो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्टली? जो सेक्सुअल लिबिडो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, वो कम हो जाएगी तो कोपुलेट नहीं करेगा। ओवरफीडिंग ज्यादा कर रहे हैं तो एनिमल ओबीज हो जाएगा। सिस्टमिक डिसीज है तो ऑब्वियसली, जब डिसीज निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस जैसे डिसीज हैं तो कोपुलेट कैसे कर सकता है एनिमल, है ना? और एज, यंग एंड ओल्ड एनिमल शो रिड्यूस्ड लिबिडो। अडल्ट एनिमल से दिखाते हैं, ये इनके बारे में बात बोलना चाह रहा है, कुछ खास बात नहीं है। मैनेजमेंट इम्प्रॉपर हैंडलिंग अगर करेंगे तो उससे भी लिबिडो कम हो जाती है। ठीक है, हार्श ट्रेनिंग करा रहे हैं आप एनिमल से, पुअर एनवायरमेंट है उसका, ओवर यूज कर रहे हैं तो ओवर यूज करने की वजह से भी लिबिडो खत्म हो जाती है। साइकिक फैक्टर, मेंटल रिलेक्टेंस टू ब्रीड। ठीक है जी। अब जेनेटिकली लो सेक्सुअल डिजायर भी हो सकती है किसी एनिमल में। स्पाइनल लीजन में कोज इंपोर्टेंस, अगर कोई स्पाइनल लीजन हुआ है उसको, उसकी वजह से भी इंपोर्टेंस ही आ सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जिसको हमने बताया कि लिबिडो किसकी वजह से इफेक्ट हो सकती है। और अब आ जाओ, ये हमने बात करी थी, क्या चल रहा है? ये हमारा इम्पोटेंशिया सोएंडाई चल रहा है। ठीक है, सीओ मतलब कोपुलेट नहीं करेगा, बर्बाद है वो। मतलब ज्वाइंट, मसल, नर्व, बोन और ये टेंडन पैथोलॉजी की हम बात कर रहे हैं जिसकी वजह से लिबिडो पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इससे पहले किसकी बात कर रहे थे? न्यूट्रिशन की, एज की, ये सारी चीजें मतलब कॉमन सी बातें चल रही हैं। कोक्साइटिस क्या होता है? हिप ज्वाइंट जो होता है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाना इज कोक्साइटिस। ठीक है, अगर वो इन्फ्लामेशन वहां पे हो जाएगी तो क्या होगा? ये डॉग्स के अंदर तो बहुत ही कॉमन होती है, खास करके जो बड़ी ब्रीड्स होती है उनके अंदर। ठीक है, तो इनमें इनेबिलिटी हो जाएगी कोपुलेट करने की। जो अपने हिप ज्वाइंट पे चल ही नहीं पा रहा है बेचारा, तो क्या कोपुलेट करेगा? गोनाइटिस मतलब ये भी इन्फ्लामेशन है, स्टिफ गेट हो जाएगी, इसमें ज्वाइंट कैप्सूल हो जाएगा, इलार्जमेंट हो जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम, ज्वाइंट लीजन्स कोई भी है, स्पाइनल डिसीज कोई भी है, स्पास्टिक सिंड्रोम कोई भी है। स्पास्टिक का मतलब क्या होता है? जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है लगातार, मसल स्पाजम लगातार होते रहते हैं, क्रैम्पिनेस आ जाती है हैंड लिम्ब में। अब जो इतना परेशान है एनिमल, वो क्या ही कोपुलेट करेगा? इसलिए क्या बोलते हैं उसको? कोपुलेट नहीं करेगा तो प्रोजेनी उसकी आगे नहीं आएगी। तो उसको क्या बोल दिया? उसको इम्पोटेंसिया सियोंडाई। ठीक है, सीओ मतलब कोपलेट नहीं करेगा। अब इतनी बार, 50 बार तो बोल चुका हूं इसको, अभी भी कोई भूलेगा तो फिर भूलेगा, फिर उसका कुछ नहीं कर सकता मैं। प्रोग्नोसिस क्या क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब प्रोग्नोसिस क्या होता है? उस डिसीज का या जो भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसका प्रोबेबल आउटकम क्या होगा। अब कुछ स्पाइनल इंजरी है, उनका पुअर प्रोग्नोसिस, उनका कुछ नहीं हो सकता यार। स्पाइनल इंजरी को ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, वो लगे रहना इंफ्रारेड लेकर के, बट वो ठीक होती नहीं है, चांसेस बहुत कम होते हैं उनके। ठीक है, स्पेशली इफ दे आर रिलेटेड टू दिस सेक्सुअल लिबिडो, और इसकी वजह से इसका ये खराब हो रहा है। तो हिप डिसलोकेशन की बात करें तो इसमें भी जो डायग्नोसिस जो होता है वो थोड़ा, प्रोग्नोसिस जो होता है वो थोड़ा पुअर होता है। ठीक है, जो मतलब ये डिसलोकेट हो जाता है तो उसके बाद चांसेस कम है कि वो ठीक होने के बाद मतलब वो उतना सेक्सुअल लिबिडो दिखा पाएगा। ट्रीटमेंट की बात करें, सेक्सुअल रेस्ट इनको देना जरूरी है, एंड गुड फूटिंग फॉर इंजर्ड एनिमल्स। जो भी इंजर्ड एनिमल्स हैं उनको गुड फूटिंग आप दो। ठीक है, और इलेक्ट्रो एजेकुलेटर फॉर दोज अनेबल टू कोपुलेट। हम क्या कर सकते हैं कि भाई ये कोपुलेट तो नहीं कर पा रहा है, मतलब कौन है ये? इम्पोटेंशिया सोहेंडाई है ये। ठीक है, तो ये कोपुलेट नहीं कर पा रहा है तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रो एजेकुलेटर से, या सेमिनल मसाज भी हमने पढ़ा था पहले, इससे पहले लेक्चर में, वहां पे एम्पुलों को मसाज देंगे, या फिर पेल्विस फ्लोर पे हम इसको इलेक्ट्रो एजेकुलेटर भी दे सकते हैं। ठीक है साहब, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स दे देंगे। आर्थराइटिस, अगर आर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम है इसमें, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन अगर है तो वहां से ट्रीटमेंट है छोटे मोटे, कुछ भी नहीं है। स्पास्टिक सिंड्रोम हो रहा है तो क्या कर सकते हैं? एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग दे देंगे, ट्रंक्विलाइजर दे देंगे अगर बहुत ही ज्यादा है तो। रेगुलर हुप जो है इनके, उनकी ट्रिमिंग करते रहेंगे। ठीक है साहब, हार्मोनल ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं लिबिडो को बढ़ाने के लिए, उसके इश्यूज को खत्म करने के लिए? टेस्टोस्टेरोन दे सकते हैं। बुल के अंदर कितना देते हैं? 100 to 500 mg दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन के अंदर ये सब के लिखे हुए हैं, जिसके अंदर भी आपको याद करना, आप याद कर सकते हो इसके अंदर क्या कितना डोज रहता है। रिपीटेड एवरी 5 to 10 days। ऐसा नहीं है कि पकड़ के रोज उसको इंजेक्शन लगाई जा रहे हो, मार देगा तुम्हें वो। ठीक है, ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा तो 5 से 10 दिन आपको गैप देना पड़ेगा। ये इसमें हम HCG भी यूज कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इट स्टिमुलेट्स टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। ठीक है, क्या करता है ये? टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को
स्टिमुलेट करता है। डोज कितनी रहती है इसकी आयु में, इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं इसको, आयु लिखा हुआ है जो 3000 टू 4500 लार्ज एनिमल्स के लिए। डॉग्स के लिए, डॉग्स को मत दे देना उतनी हजारों में, 100 टू 500 आयु फॉर डॉग्स रहती है, और ये एडमिनिस्टर्ड करते हैं हम एट 4 to 7 days इंटरवल, ठीक है। मतलब अब कुछ कंडीशंस ऐसी, अब ये देखो हम मजबूरी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्या पढ़ रहे हैं, मजबूरी है ये एनिमल की, किसकी, इम्पोर्टेंशिया सोयोंडाई वाले को पढ़ रहे हैं, सीओ आ रहा था जिसमें, जो कोपुलेट नहीं कर सकता है। अब वो सारे फैक्टर तब से यही देखे जा रहे हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होगा, सेक्सुअल लिबिडो कम किस किस वजह से हो सकती है, जितनी भी वजह से हो सकती है, मतलब वो कोपुलेट नहीं कर पाएगा, मतलब इम्पोर्टेंशिया सोयोंडाई में चला जाएगा। अब मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, वो कोपुलेट नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से प्रोजेनी आगे नहीं आएगी, तो हम क्या बोलते हैं, उसका सीमन जो है ना, वो तो अपेरेंटली ठीक ही लगता है हमें। हालांकि अगर कोई डिटेल में जाके बिल्कुल ये पूछे कि बताओ बताओ इसमें एग्रोजोमल डिफेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम मिल जाता है, मिल जाते हैं, और उतने नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसलिए हम फोकस कहां पे रख रहे हैं अपना, ये कोपुलेट नहीं कर पा रहा है, इसमें इनएबिलिटी है, इसमें पोटेंशियल नहीं है, ठीक है, इसमें पोटेंशियल नहीं है, इसमें सेक्सुअल लिबिडो नहीं है। किन किन फैक्टर्स की वजह से नहीं है, या इसके बोन में प्रॉब्लम है, या इसका जॉइंट टूटा हुआ है, या इसके मसल में प्रॉब्लम है, ये कोपुलेट नहीं कर पा रहा है, तो वो सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं, इंपोर्टेंशिया सियोंडाई वाली सारी चीजें चल रही हैं, जिनकी वजह से वो कोपुलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब ये भी कंडीशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से कोपुलेट एनिमल नहीं कर पाएगा। इनएबिलिटी टू प्रोट्रूड पेनिस, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज है ये, और इसमें ट्रीटमेंट क्या रहेगा, एग्जामिनेशन कर सकते हैं, अगर प्रोट्रूड ही नहीं कर पा रहा है पेनिस को, मतलब वो क्या करेंगे, उसमें हम इलेक्ट्रोएजेकुलेटर का यूज कर सकते हैं, हम नेचुरल मेटिंग तो नहीं करा सकते हैं, ठीक है। परसिस्टेंट फ्रेनुलम, फ्रेनुलम क्या होता है, जो प्रेप्यूस होता है उसको पेनिस के साथ अटैचमेंट, जब प्रेप्यूस पेनिस के साथ अटैच होता है, इसके साथ, इसको फ्रेनुलम बोल देते हैं। कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका जो फ्रेनुलम है वही डी अटैच नहीं होता है, तो उसकी वजह से पेनिस बाहर नहीं आ पाता है, प्रोट्रूड नहीं हो पाता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कोपुलेट नहीं कर पाएंगे। तो एडेशन सिग्मोइड फ्लेक्सर के अंदर ही है, एडेशन हो जाएंगे, लो भाई बुल्स एंड रैम्स के अंदर तो यहां तक भी प्रॉब्लम आ जाती है। रप्चर्ड पेनिस, अगर पेनिस ही रप्चर्ड है तो क्या ही कोपुलेट करेंगे, वो डेविएशन ऑफ द पेनिस, कॉर्क स्क्रू। अब ये मत सोचना नेचुरल है, ये कॉर्क स्क्रू तो बोर के अंदर होता है, ठीक है, वो नेचुरल है, वो उसके साथ कोपुलेट कर लेता है, बट जिसका नॉर्मल जो पेनिस है, जिसका नॉर्मल होता है, वो कॉर्क स्क्रू हो जाएगा, तो मतलब वो कोपुलेट नहीं कर पाएगा। फाइमोसिस की अगर बात करें तो नैरो प्रीप्यूटियल ओपनिंग, प्रीप्यूस के अंदर ही पेनिस रहता है, रुमिनेंट्स के अंदर आपने, मतलब सबके अंदर ही वो प्रीप्यूस के अंदर ही रहता है, इसमें अगर प्रीप्यूटियल ओपनिंग ही काफी नैरो है, तो वहां पे भी उस केस में पेनिस जो है एनिमल का बाहर नहीं आ पाता। पैराफाइमोसिस का मतलब क्या होता है, पेनिस कैन नॉट रिट्रैक्ट, अभी वो प्रीप्यूस से बाहर तो है, बट वो रिट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, या तो उसमें पैरालिसिस हो गया है, मसल स्पाजम हो गया, वो ड्राई हो गया पूरा, ठीक है, उस वजह से नहीं कर पा रहा है। या जो रिट्रैक्टर मसल होती है, जो आपको बताया भी था यहाँ पे, जो रिट्रैक्टर मसल आपको बताई थी डायग्राम के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ये रिट्रैक्टर मसल क्या करती है, रिट्रैक्ट करती है, ये ऊपर जाती है जब, तो जो पेनिस है प्रीप्यूस के अंदर, ये भी क्या रिट्रैक्ट हो जाता है, बट इसकी रिट्रैक्टर मसल में ही प्रॉब्लम है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं उसका, ठीक है साहब। अब बेलेनोपोस्टाइटिस में क्या बोलना चाह रहा है, इसमें वही बस टेस्टिस के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको, उसकी वजह से भी ये कोपुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। पेनाइल ट्यूमर्स अगर हो जाते हैं तो कोपुलेट नहीं कर पाएगा। डिफेक्ट इन पेनिस कोई अगर है, कॉन्जेनाइटल या ट्रोमेटिक जो हम देख चुके हैं, तो उसकी वजह से भी कोपुलेट नहीं कर पाएगा। तो समरी क्या है, कहने का मतलब क्या है, अभी तक जो बात करी है, एडेशन, फाइमोसिस, पैराफाइमोसिस एंड डेविएशन आर ऑफन ट्रीटेबल सर्जिकली, इन सबको हम सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं, बट कुछ डिफेक्ट ऐसे होते हैं जिनका हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे किसी एनिमल में क्या पेनिसी शॉर्ट है, या हेरिडिटरी ही डिफेक्ट है, तो उसको क्या करेंगे, उनको निकाल के बाहर फेंक देंगे, वो किसी काम के नहीं है, ठीक है, तो उनको कल कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्यों करते हैं ऐसा, ताकि आगे वाली प्रोजेनी में भी ये दिक्कत ना आ जाए, वो फिर से दिक्कत होगी, वो वही अपने खर्चे बढ़ते चले जाएंगे, उनको पालना पड़ेगा, बिना बात के कुछ देंगे नहीं, हमें प्रॉफिट नहीं आएगा हमें उनसे। तो बेसिकली ये बात बोलना चाह रहा है। बोल्स विद शॉर्ट penis should be, bulls with short penis should be culled to prevent genetic spread, ठीक है, ये बात बोलना चाह रहा है। ट्रोमेटिक इंजरीज लाइक रप्चर्ड पेनिस रिक्वायर प्रम्प्ट ट्रीटमेंट एंड सेक्स रेस्ट, प्रम्प्ट का मतलब एकदम से उनको बिल्कुल बहुत अर्जेंट सिचुएशन है वो, एंड सेक्स रेस्ट टू प्रिवेंट लॉन्ग टर्म डैमेज। इन केसेस ऑफ ट्यूमर्स सर्जिकल रिमूवल इज जनरली द सॉल्यूशन, ट्यूमर को सर्जिकल रिमूवल से निकालना पड़ेगा। अब ट्यूमर्स की बात आई है तो यहाँ पे ट्यूमर्स का प्रॉब्लम भी हो जाता है, जिसकी वजह से एनिमल
कोपुलेट नहीं कर पाता है। उस एनिमल को क्या बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को इम्पोटेंशिया सेवेंडाई उसको बोल देते हैं। ठीक है, सुंडी सुंडी जो आपको बोलना है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेन बात ये है कि दिमाग में रहनी चाहिए बात, स्पेलिंग के साथ याद रहेगी तो और अच्छा है वैसे, बट बाकी आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। ट्रांसमिसिबल, ये बुल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे यार। ट्रांसमिसिबल फाइब्रोपेपिलोमा, ठीक है, एक वायरस होता है जिसकी वजह से क्या होगा, कोलीफ्लावर लाइक ग्रोथ हो जाती है, किनके अंदर, डॉग्स के अंदर, कहाँ पे, प्रीप्यूटियल शीट के ऊपर और पेनिस के ऊपर, यहाँ पे ग्रोथ हो जाती है। ये आप ध्यान रख सकते हो, फैक्चुअल है और सीधा आ सकता है। ये बुल्स के अंदर बात कर रहे हैं हम, बुल्स के अंदर कब होता है, 9 to 18 मंथ के जो बुल होते हैं वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस डिसीज में, इन बुल्स के अंदर ज्यादा देखी गई है। कोजेज क्या होते हैं, इंजरी ड्यूरिंग माउंटिंग हेमरेज रिफ्यूजल टू कोपुलेट, ठीक है, तो कोई भी इंजरी अगर हो जाती है तो उसकी वजह से चांसेस रहते हैं कि उनके अंदर ये ट्रांसमिसिबल फाइब्रोपेपिलोमा वायरस इन्फेक्ट कर जाता है यहाँ पे। ट्रीटमेंट क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस रिकवरी इन 4 months, वाट वैक्सीन लगा सकते हैं। सीमन फ्रॉम अफेक्टेड बुल शुड नॉट बी यूज्ड, जो भी सीमन रहेगा इन बुल से वो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि पता है हमें इन्फेक्टेड है वो। सर्जिकल रिमूवल अंडर पोडेंटल नर्व ब्लॉक, इसमें सर्जिकल रिमूवल कब करेंगे, पोडेंटल नर्व ब्लॉक लगा करके करेंगे ताकि उसको पेन ना हो जब उसका ट्यूमर्स का सर्जिकल रिमूवल करे। कौन सा ब्लॉक, पोडेंटल ब्लॉक। स्टेलियंस में क्या है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, मैलिग्नेंट नहीं होता है, मैलिग्नेंसी उसमें कम होती है थोड़ी। डिफरेंशिएशन इसमें ये देखो यार, ये बात याद रख लो, हेब्रोनीमा लार्वा से होता है ये, बस हो गया तुम्हारा फैक्चुअल। ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ, क्या करेंगे, सर्जिकल रिमूवल कर देंगे उसका, ठीक है। कॉमनली अफेक्ट्स द आईज, अब आप बोलोगे सर बात तो हमारी उसकी चल रही थी रिप्रोडक्टिव पार्ट की, बट ठीक है, पता तो होना चाहिए जो हेब्रोनीमा लार्वा होते हैं वो क्या कॉमनली आईज को अफेक्ट करते हैं, पार्टिकुलरली द लिम्बल कॉन्जंक्टिवा, द बॉर्डर बिटवीन द कॉर्निया एंड स्क्लेरा जो होता है। अदर फ्रिक्वेंट साइड में अपने जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड बात आ जाएंगी, वहां पे क्या, जेनाइटल एरिया सच एज द शीट अराउंड द पेनिस एंड द लिप्स नोज एंड एनस, तो यहाँ पे क्या, जो प्रिप्यूटियल शीट होती है वहां पे ये लोकेशन मिलती है इसकी, जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो रही है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। डॉग्स के अंदर क्या रहता है, टीवीटी होता है, ट्रांसमिसिबल विनरल ट्यूमर, इट इज स्प्रेड बाय क्वाइटस, इन इन जो मतलब मीटिंग करते हैं जब, तो उस टाइम पे वो स्प्रेड हो जाता है। इंक्यूबेशन टाइम कितना रहता है इसका, 1 महीना 1 हफ्ता या 5 से 6 वीक बोल दो आप। ट्रीटमेंट क्या रहेगी इसकी, सर्जरी करवानी पड़ेगी। ड्रग क्या यूज करते हैं, विन क्रिस्टिन यूज करते हैं। डोज क्या रहती है, 0.025 मिलीग्राम पर किलोग्राम, इंट्रावेनसली देते हैं इसको। रिपीट कब करते हैं, वीकली रिपीट कर देते हैं। अभी आ जाओ अपने इम्पोटेंशिया जेनेरेंडाई पे, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये कोपुलेट तो कर सकता है बट इसका जो सीमन है ना उसमें इतने डिफेक्ट हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, या तो जेनेटिकल डिफेक्ट है या फिर उसको टेस्टिकुलर हाइपोप्लाजिया है, मतलब ऑब्वियसली वो भी वही हो जाएगा, टेस्टिकुलर डिजनरेशन है, कोई इन्फेक्शन है, मतलब इसके सीमन की क्वालिटी ही इतनी खराब है, या फिर ये क्रॉस ब्रीड है, या ये फिर हाइब्रिड है, मतलब समझ रहे हो ना बात, मतलब इसके सीमन से फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। कोपुलेशन तो कर सकता है बट ये कोपुलेशन करने के बाद भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो हमने दो कंडीशनें देख ली, पहली क्या, पहला कोपुलेट नहीं कर पा रहा था लेकिन उसका सीमन अपेरेंटली हमें सही दिखाई दे रहा था, ठीक लग रहा था, नॉर्मल लग रहा था, कुछ डिफेक्ट होते हैं बट वो नॉर्मल लग रहा था। इनका सीमन, ये कोपुलेट तो करते हैं, मेटिंग तो करते हैं, बट ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, एनिमल कभी भी कंसीव नहीं करेगा अगर ये कोपुलेट करते भी हैं तो। ठीक है, तो रिड्यूस्ड एबिलिटी टू फर्टिलाइज, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं, उतना पता होना चाहिए आपको, ये कॉमन सेंस। कई बार ऐसे साइंटिफिक चीज जो हम पढ़ते चले जाते हैं पता नहीं लगता है कि बोलना क्या चाह रहा है आखिरी तक, आखिरी तक वो जो मैंने पढ़ लिया तो बता रहा हूं आपको ये बोलना चाह रहा है ना। इसमें क्या है, रिड्यूस एबिलिटी टू फर्टिलाइज, नॉर्मल सेक्सुअल डिजायर रहेगी इसके अंदर, एंड एबिलिटी टू कोपुलेट भी रहेगी, बट फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ इन फीमेल्स, क्योंकि इनके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बहुत सारे ऐसे वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं जिनकी वजह से अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है, या जेनेटिकली फॉल्ट इनके अंदर ऐसा है, इनके क्रोमोजोम्स में जेनेटिक ही इनका खराब है जिसकी वजह से क्या होगा, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाएगी, कोई भी रीजन हो सकता है। अब इसमें दो कैटेगरी दी है उन्होंने यार, एक इन्होंने बोला है नॉर्मल सीमन प्रोडक्शन, सीमन प्रोडक्शन ठीक हो रहा है इसके अंदर, एक इन्होंने बोला है इसमें सीमन प्रोडक्शन ही अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल प्रोडक्शन है इसके अंदर। अब ये देख लो, अब ये डिसीज मैंने आपको बताया, ब्रुसेलोसिस, फिब्रोसिस, ट्राइकोमोनियासिस, इतनी सारी डिसीज हैं, तो इनका सीमन मतलब काम ही नहीं करेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, इनके अंदर होगा ही नहीं। और क्या हो जाता है इनके अंदर, एक्रोजोमल डिफेक्ट भी हो जाते हैं, साइटोजेनेटिक स्टडीज में भी देखा गया है, बट इतना ज्यादा नहीं होता है इनके अंदर ये।
अभी आ जाओ अब नॉर्मल सीमन प्रोडक्शन, यहाँ पे यही तो काम का आपने जो बिल्कुल अलग कर रहा था इसको इम्पोटेंशिया सेवेंडाई से। अभी अब नॉर्मल सीमन में बात कर रहे हैं, यही होता है मेन तो, क्या क्या कोजेज हो तो एक सकते हैं सेकंड आप क्या। प्लीज लास्ट साइड पे जाइए फिर से। सर इसमें जो ब्रुसिलोसिस विब्रियोसिस वगैरह जो कंडीशंस है ना, हम्म। इसमें हमने लिखा कि नॉर्मल सीमेन है, लेकिन हम इसमें जनरे ये वाला डिफेक्ट है, इसमें तो हम पढ़ ही यही रहे हैं कि इसमें सीमेन ये कॉपुलेट कर पाता है, लेकिन सीमेन में प्रॉब्लम होती है। तो फिर ये इसके अंडर कैसे आएगा? हाँ ये है ना, बिल्कुल आपने सही पकड़ी है बात, बिल्कुल ये यहाँ पे कंफ्यूजन होता है इसका। इसमें बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है, उसमें हमने सीमन की बातें नहीं करी थी। यहाँ पे जो अबनॉर्मल सीमन जिसको बोल रहे हैं और जिसको नॉर्मल सीमन बोल रहे हैं, उनमें डिफेक्ट दोनों में ही मिलेंगे। बट उसके अंदर यहाँ पे अपेरेंटली वर्ड हम बोल सकते हैं, जो यहाँ पे ये आपका नॉर्मल सीमन है, प्रोडक्शन है, इसमें नॉर्मल सीमन प्रोडक्शन के अंदर भी आप देखो एक्रोजोमल डिफेक्ट बोल रहे हैं इसको। अगर एक्रोजोमल डिफेक्ट है तो फिर नॉर्मल सीमन कैसे हुआ, फिर तो सीमन नॉर्मल ही नहीं है। मतलब इसमें थोड़ा कम नॉर्मल है और फिर अब नॉर्मल है बिल्कुल। और उनके अंदर जो हम पढ़ रहे थे इम्पोटेंशिया सिवेंडाई में, वहां पे बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं था। सर, जो ब्रुसिलोसिस वाला है, ब्रुसिलोसिस विब्रियोसिस वगैरह, हाँ हाँ। उनमें तो नॉर्मल ही होगा ना सर ये सीमेन। नहीं देखो कोजिज ये बता रहे हैं, कंडीशन तो ये भी रहेगी उसके अंदर, बट कोजिज तो सारे के सारे हो सकते हैं ना, कि इस ऐसा भी एनिमल हो सकता है जिनमें ये इन्फेक्शंस हैं और उनकी वजह से जब वो फर्टिलाइजेशन कर भी देते हैं तो उससे अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है, तो ये कोज में आया वो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एनिमल के अंदर सारे कोजेज मिलेंगे, बट एक पर्टिकुलर ये एनिमल है जिसकी वजह से इसमें विब्रियोसिस है, इसकी वजह से अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हुई। और एक इसी कैटेगरी में सेम दूसरा एनिमल है, उसके अंदर एक्रोजोम इतने सही नहीं है, उसकी वजह से डिफेक्ट आ रहा है। तो ये कंडीशन जो आप पकड़ रहे हो ना, मैं समझ रहा हूं बिल्कुल, आपका बिल्कुल जायज क्वेश्चन है एक्चुअली, है ना, ये इसको डिफरेंशिएट हमें थोड़ा ऐसे मान के ही करना पड़ेगा, थोड़ा कम मान लो उसको, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस नहीं है इसके अंदर कि हाँ कि बिल्कुल ये है ये देखो, क्योंकि एबनॉर्मल एक्रोजोम तो हमने इसमें भी बोला है, लेकिन बोल क्या रहे हैं, नॉर्मल सीमन प्रोडक्शन। तो यहां पे क्या बोलते हैं, हम अपेरेंटली वर्ड यूज कर लेते हैं, जो कि हमने उसमें भी किया था हालांकि। अपेरेंटली जो सीमन होता है वो इसका नॉर्मल होता है, ठीक है। बट यहां पे भी एक्रोजोमल डिफेक्ट बोल रहे हैं, आपने तो यही चीज पूछी है ना, खाली ब्रोसेलोसिस वाला ही होना चाहिए सर, नॉर्मल सीमन है तो ये एबनॉर्मल एक्रोजोम नहीं होना चाहिए, ये यही पूछ रहे हो ना आप, ये कुछ और पूछ रहे हो, एक बार जी फिर से बोलो आपका क्वेश्चन क्या है। सर, मैं ये जैसे ब्रुसलोसिस विब्रियोसिस या आईबीआर, कोई भी इन सब की वजह से, डिजीजेस की वजह से अगर कोई भी कंडीशन हो रही है जो इनफर्टिलिटी कर रही है हम्म कॉज, हम्म। जैसे फीमेल में कर रही है कॉज इनफर्टिलिटी, तो इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, तो ठीक है। ये तो प्रॉब्लम हुई ऑन द फीमेल साइड, नॉट द सीमेन। सीमेन इज नॉर्मल। तो हम्म। ये, लेकिन जो इम्पोर्टेंशिया ये जेनरेंडा है, इसमें हम ये मान के चलते हैं, हमने पहले डेफिनेशन ही ये देखी कि इसमें द एनिमल कैन कॉपुलेट बट देयर इज डिफेक्ट इन द सीमेन। देर इज डिफेक्ट इन द सीमन, आप बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो सीमेन है वो नॉर्मल है, द कंडीशन, द प्रॉब्लम इज ऑन द फीमेल साइड, नहीं ये देखिए कुछ और डिसीज मे ऐसी भी बी होती है ना ऑल्सो जो, ऑन द मेल साइड, बट प्लीज प्लीज बताइए बताइए। जो अपेरेंटली जो सीमेन है वो नॉर्मल है, मतलब बेसिकली, बिल्कुल मैं समझ गया, विच बिल्कुल इज मतलब बिल्कुल वो परफेक्ट चीज थोड़ा आपने, मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है जो हमने। बिल्कुल 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 ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, आप बुक से पढ़ेंगे तो इतना कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे वो वापस बंद ही हो जाएगी बुक वो। इसको तो मैंने बहुत ट्राई किए, इसको ये कॉन्ट्राडिक्शन ना बने यहाँ पे, लेकिन आपने कैच कर ही लिया फिर भी उसको, चलो अच्छा ही हुआ यहाँ पे। देखो जो इम्पोटेंशिया सेवेंडाई है और जेनेरेंडाई है, उनका डिफरेंस आपको समझ में आया कि यार देखो वो कोपुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सीमेन उनका ठीक यस है। सर। अब यहाँ पे जो इम्पोटेंशिया जेनेरेंडाई वाले हैं, ये कोपुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे सीमन में दो हाँ, कैटेगरीज इन्होंने बना दी, दो ओके। कैटेगरीज इन्होंने बना दी है, कि जो आपका सीमन है यहाँ पे इन एनिमल्स में, ये जिसको नॉर्मल सीमन बोल रहे हैं, बेसिकली ये नॉर्मल सीमन है नहीं, ये अपेरेंटली नॉर्मल है। अब मेरे को बुक का नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसमें अपेरेंटली नॉर्मल सीमन उन्होंने किया था। अपेरेंटली का मतलब क्या है कि यार मोटिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उनकी, बट
एक्रोजोमल डिफेक्ट्स वहां पे भी मिल जाते हैं। और दूसरा, जैसे डिसीज आप बता रहे हैं कि सर डिसीज तो उनमें भी थी, उनमें तो आपने बता दिया था कि सेक्सुअल लिबिडो या कोपुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाले डिसीज की वजह से अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है। तो दीज डिजीज आर रिलेटेड टू जो एम्ब्रियो है आपका फीमेल पार्ट में जाकर के अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ करवा रहा है, और वो जो डिसीज थी वो तो उनको कोपुलेट ही नहीं करने दे रही, ये कम से कम कोपुलेट तो यस। कर पा रहे हैं। तो वो डिफरेंशिएटिंग वहां से, देखो 100% जगह पे उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, बेसिकली है तो डिसीज सारी एक जैसे ही। हम कभी भी क्लासिफिकेशन करते हैं किसी चीज का, हम ट्राई करते हैं किसी चीज को लैंडमार्क मान के या बेसिक एक फंडामेंटल मान करके उसको वहां से सेपरेट करते हैं। फिर भी काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरी क्लासिफिकेशन में थोड़ी मैच करती है उससे। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा बिल्कुल जायज क्वेश्चन है, और ये कंफ्यूजन होता ही है, ये सच में बुक में तो और ज्यादा कंफ्यूजन है। मैंने तो ट्राई किया कि मैं कैसे ना कैसे इसको सेपरेट करके आप लोगों को बता दूं, वहां पे इस तरीके से लिखा हुआ, वहां पे तो और ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तभी मैं बोल रहा था कि लास्ट में ये वाला जरूर देख लेना, नहीं तो इतना कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा बुक से। तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन जायज है, बट यहाँ पे हमें उसको डिफरेंशिएट करने के लिए वहां पे उससे तो डिफरेंशिएट हो रहा है ना ये। अभी आप इसको नॉर्मल अब नॉर्मल में मत लो, आप इसको सिंपली ये ले लो, इन डिसीज की वजह से ऐसा तो नहीं है कि ये कोपुलेट नहीं कर पा रहा, कोपुलेट यस तो सर। कर रहा है, हाँ। फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है, उधर तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा, कोपुलेट ही नहीं कर पा रहा था वो। तो ये बेसिकली ये वाले एनिमल जो है ये इस कैटेगरी में लाने पड़ेंगे ना अपने को, कि यहाँ पे ये कोपुलेट तो कर पा रहे हाँ हैं, उसके जी। बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी डेथ हो जा रही है, वो एक अलग बात है। समझ रहे हो? तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन ओके। हुआ यस। ना हुआ वो बात बराबर होगी, उसको छोटी सी कैटेगरी में। ये अब नॉर्मल सीमन वाली जो कैटेगरी है इसकी, जो नॉर्मल सीमन प्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं इसमें इम्पोटेंशिया जेनेरेंडाई में, ये आप ये मानो कि एक इंटरमीडिएट सा लिंक है जेनेरेंडाई में और जो इम्पोटेंशिया स्योएंडाई हमने पढ़ा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस जैसा भी लग रहा होगा आपको। अगर ऐसा लग रहा है इसका मतलब ये है कि आपको सही समझ में आ रहा है वो, इसमें ऐसा नहीं है कॉन्ट्रेरी है हमें चीज गलत समझ में आ गई, आपको सही समझ में आ रहा है, तभी आपको थोड़ा सा वो वहां पे डिफरेंस हो रहा है। समझ रहे हो ना बात मेरी? अभी फर्टिलाइजेशन वाला अगर मुझसे पूछोगे, सीधी सी बात यह है कि उनमें और इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये कोपुलेट तो कर रहे हैं ना, और वो जितनी भी डिसीज इंजरी या सेक्सुअल लिबिडो डिजायर कम थी, वहां पे तो वो कोपुलेट ही नहीं कर पा रहे थे, बट दीज एनिमल्स कैन स्टिल कोपुलेट। उसके यस। बाद फर्टिलाइजेशन फिर भी नहीं हो पा रही, तो हम ओके। इसको इस कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, आगे चलें यस अब। सर। यस सर। चलो, अब इसके बाद क्या है, ये तो नॉर्मल सीमन प्रोडक्शन था, अब बात करेंगे इंपोर्टेंशिया जेनेरेंडाई विद एबनॉर्मल सीमन प्रोडक्शन। अब नॉर्मल में तो सारी जो आप लोगों ने कुछ थे जो बोल रहे थे कि सर वो करना है अपने को, डिफेक्ट्स देखने हैं स्पर्म्स वाले, तो वो इसलिए नहीं बताया मैंने क्योंकि आपका भी क्वेश्चन था, मैं सोचता रहा था साथ में पहले ही बता दूं, बट डिसीज के अंदर आ रहा है और किसी पर्टिकुलर डिसीज में आ रहा है, तो वहां पे समझेंगे तो बेहतर रहेगा, इसलिए उनको छोड़ दिया था मैंने। ठीक है, अभी स्पर्म वाला भी करेंगे, तो आज पूरा एंड्रोलॉजी खत्म करके जाएंगे, मतलब ठीक। जितने क्वेश्चन पूछने हैं आप पूछो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। आधा घंटा लेट हो जाएगी क्लास, क्योंकि आखिरी क्लास रहेगी एंड्रोलॉजी की, इसके बाद एंड्रोलॉजी की छुट्टी। चलो जी, अब इम्पोटेंशिया जेनेरेंडाई विद अबनॉर्मल सीमन प्रोडक्शन में क्या है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं इसके। सफिशिएंट स्पर्म क्वांटिटी नॉट डिपॉजिटेड प्रॉपरली ड्यूरिंग द क्वाइटस। ठीक है, क्वांटिटी नहीं पूरी तरह से इसमें क्वाइटस पे वो हो पाई, ठीक है, लेकिन क्या और भी बातें हैं। एक्रोजोमल डिफेक्ट इन स्पर्मियोजेनेसिस, एग्जाम्पल क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिफेक्ट इन फ्रीजन बुल्स। देखो कुछ चीज ऐसी होती है, मुझे पता है वहां पे लिखी हुई है, बट हर पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग चीजें आ रही हैं, बिल्कुल हाँ ये पॉइंट, कुछ वो पॉइंट्स ऐसे होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग, वहां पे फोकस करके मैं अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो उस चीज की, वहां पे कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट ढूंढे अपन। लेकिन कुछ ऐसे बेसिक से कॉमन से पॉइंट होते हैं जो सब जगह लगते हैं। पैथोलॉजी ऑफ टेस्टिस, अभी क्या बोल रहे हैं, अब नॉर्मल सीमन प्रोडक्शन है, तो ये पहली कंडीशन यही देख लो, सीधी मेन काम की बात है। कॉमन टेस्टिकुलर पैथोलॉजी क्या क्या होती है, एक टेस्टिकुलर हाइपोप्लाजिया हो सकता है जो कि कॉन्जेनाइटल डिजीज होती है, हेरिडिटरी होती है, एंड इट आल्सो इफेक्ट स्पर्म प्रोडक्शन, तो अब स्पर्म प्रोडक्शन हो जाएगा। टेस्टिकुलर डिजनरेशन की वजह से भी अब स्पर्म प्रोडक्शन हो जाएगा, बट ऐसा तो नहीं है कि टेस्टिकुलर हाइपोप्लाजिया उसका यूनिलेटरल है या बाइलेटरल जो भी है, उससे उसकी सेक्सुअल डिजायर तो कम नहीं हो रही, लिबिडो तो कम नहीं हो रही, वो नॉर्मली है, तो वो कोपुलेट कर सकता है। स्पर्म प्रोडक्शन कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, वो एक अलग बात है, वो तो कम ज्यादा हो रहा है तो आप नॉर्मल बोल ही रहे हैं उसको, बट ये कोपुलेट कर सकते हैं एनिमल। इवन इन दैट केस जिसमें नॉर्मल सीमन प्रोडक्शन था, ये डिसीज होने के बाद भी ये कोपुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोपुलेट नहीं करेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा उसी कैटेगरी में हमने रखा था जेनेरेंडाई को। सर क्या हम ये ऐसे कह सकते हैं जनरेट टाइम में मेल और फीमेल दोनों रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के लिए?
नहीं, नहीं बोल सकते, क्योंकि मतलब लॉजिकली जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। जो आपने कॉन्सेप्ट पकड़ा है वो बात आपकी ठीक है बिल्कुल, लेकिन हम मेल इनफर्टिलिटी की हेडिंग के नीचे इंपोर्टेंस या जेनरेंडाई पढ़ते हैं, तो उसको फीमेल में बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा। बट ये बात वही आपने बोल दी, बीच में बोल दिया आपने बात, ना तो इधर की बात है पूरी ना उधर की बात है, बट हम पढ़ रहे हैं मेल के अंदर, मेल इनफर्टिलिटी के अंदर इंपोर्टेंसिया टेओंडाई या जेनरेंडाई, जैसे जेनरेंडाई वाली आप बात बोल रहे हैं, ये डिसीज वाली अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, तो ये जेनरेंडाई मेल इनफर्टिलिटी की हेडिंग के नीचे मेल इनफर्टिलिटी में आता है, तो उसके लिए हम फीमेल को दोष देंगे तो फिर वो तो ऐसे नहीं बोल सकते। उस हिसाब से देखा जाए तो, क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है, बात आपकी ठीक है, लेकिन हो सकता है कि किसी फीमेल के अंदर जेनाइटल प्रॉब्लम उसकी वजह से हो रहा है। मतलब हम तो ये मान के चलेंगे, अगर हम मेल के अंदर इनफर्टिलिटी बढ़ रहे हैं तो फीमेल जो है वो तो बिल्कुल ठीक ही होनी चाहिए। बात समझ रहे हो मेरी बात आप? भाई अगर मेल के अंदर जैसे इनफर्टिलिटी या हमें तो चेक करनी फीमेल है, में अगर वो कोई कंडीशन है तो उस कंडीशन को कुछ और बोलते हैं, तो वो दैट विल हमें, बी सम अंडर अदर कंडीशन जो। सॉरी क्या बोलना चाह रहे हैं आप, मैं समझ नहीं पाया। चलिए कोई बात तो नहीं, ये मैं जो बोल रहे हैं ना कि मतलब ये हम फीमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम्म मैं ये बोल रही थी कि मतलब मे अगर ये अगर फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन है बिकॉज ऑफ फीमेल, तो हम्म वहां पे मे बी देयर इज सम अदर पर्टिकुलर टर्म जो हम फीमेल के लिए यूज कर सकते हैं। वो तो फिर गायनेकोलॉजी में आएगा ना, फेलियर वो ऑफ तो एंड्रोलॉजी में हम पकड़ेंगे ही नहीं उस चीज को। हाँ, ये मैं बाउंड्री है, वही बोल रही हूँ बिल्कुल कि वो लोगों की उसमें बिल्कुल सही बात अलग है, कंडीशन आएगी, नॉट दिस। बिल्कुल सही बात है, वही वही मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जैसे बिल्कुल इन्होंने पूछा कि यार ठीक है फीमेल सर, में यहाँ पे अर्ली टाइम एम्ब्रियोनिक वेस्ट डेथ हो करके रहा है, कोई फायदा नहीं है, आज खत्म करनी है वैसे भी हमने तो। बिल्कुल यार, है नहीं। थोड़ा अब क्वेश्चन थोड़ा सा कम रखें प्लीज, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे में खत्म कर देंगे। ये देखो ध्यान से देखो, ये अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ होगी तो फीमेल के अंदर ही, मेल के अंदर हो सकती है क्या? पहले तो यही बता दो, वो तो हाँ। फीमेल के अंदर ही होगी। अब चाहे वो मेल की वजह से हो या फीमेल की वजह से हो, एक अलग बात है, होगी तो फीमेल के अंदर ही। अब हम मेल के अंदर इनफर्टिलिटी देख रहे हैं तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे जितनी भी फीमेल्स में हमने दिया है वो सब फीमेल्स ओके थी, उनमें हेल्थ रिपोर्ट ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके अंदर। उसके बाद भी 100 फीमेल्स में दिया, उसमें से 70 में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 80 में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो बोल ठीक है, मतलब ठीक है। 80 के 80 में प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकती कि 80 के 80 फीमेल खराब थी, मतलब मेल के अंदर ही इनफर्टिलिटी होगी। ठीक है जी, तो इसको आप मेल इनफर्टिलिटी के साथ ही जोड़ें, उसको आप फीमेल के साथ मत लेकर जाएं अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ को। उसमें फीमेल की वजह से भी होता है, वो गायनी में पढ़ेंगे, बट ये वाला एंड्रो वाला पार्ट चल रहा है, इसी में रखेंगे। चलो, पैथोलॉजी ऑफ टेस्टिस हो गया यार। अब देखो थोड़ा सा वो कर लो, जल्दी कर लेते हैं। हेरिडिटरी डिफेक्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अब हेरिडिटरी डिफेक्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ में क्या बोलना चाह रहे हैं, आ जाओ। सबसे पहला डैग इफेक्ट है, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, क्वाइल्ड फोल्डेड और स्प्लिट टेल्स। जो टेल्स है वो क्या, स्पर्म ये है तो ये स्प्लिट हो जाएंगे ऐसे करके, क्या बोलते हैं, स्प्लिट टेल्स को डैग बोलते हैं। बस आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन विलेक्ट्रॉन। डैग का मतलब क्या है, जो टेल्स हैं वो क्या, क्वाइल्ड हो जाएंगी, फोल्डेड हो जाएंगी, या फिर वो स्प्लिट भी हो सकती है। मतलब इट इज रिलेटेड टू टेल, टेल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है डैग में, क्या क्या, क्वाइल्ड फोल्डेड या स्प्लिट टेल, जरूर याद रखना है इसमें। स्प्लिट टेल किसकी, कौन से डिफेक्ट की वजह से होती है, डैग डिफेक्ट की वजह से होती है। रिटर्न टेल्स एंड नैरो हेड, जो नैरो हेड्स होते हैं यार, टेल रिटर्न होकर के आ जाती है, वो किस में देखा गया है, जर्सी बुल्स के अंदर देखा गया है, जिसके अंदर लोअर मोटिलिटी जिसकी वजह से हो जाती है। ठीक है साहब, जेनेटिक डिफेक्ट है ये भी, कुछ खास नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नोब्ड एक्रोजोम का मतलब क्या होता है, जो एक्रोजोमल कैप होती है वो 6 से 8 गुना ज्यादा हो जाती है, जितना नॉर्मल साइज होता है ना उससे 6 से 8 गुना ज्यादा हो जाएगी। नोब्ड एक्रोजोम इनको बोल देते हैं। नोब्ड से आप ऐसे समझ लो, नॉकआउट करते हैं ना जैसे ग्लव, ऐसे बहुत बड़ा ग्लव रख दिया, उसके जो हेड होता है उसके ऊपर पूरा 6 से 8 गुना ज्यादा बड़ा हो गया है, वो उसको क्या बोलते हैं, नोब्ड एक्रोजम। एक्रोजम तो ऊपर ही होता है ना हेड के ऊपर, तो ये नोब्ड हो गया, मतलब 6 से 8 गुना ज्यादा हो गया है। ये 6 से 8 गुना वाली चीज याद रख सकते हो, नोब्ड एक्रोजोम का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा, एक्रोजोम नोब्ड हो गया है। कोर्क स्क्रू डिफेक्ट में क्या बोलना चाह रहा है, जो मिड पीस होता है स्पर्म का, इट अपीयर्स लाइक अ कोर्क स्क्रू सीन इन एज्ड बुल के अंदर ये देखा जाता है, पूछ सकते हैं कोर्क स्क्रू एज्ड बुल के अंदर देखा जाता है। अब एक आ जाओ डायडम इफेक्ट। डायडम इफेक्ट में क्या है, स्मॉल रेड कलर्ड स्पॉट्स अलोंग स्पर्म न्यूक्लियर रिंग। जो स्पर्म की न्यूक्लियर रिंग होती है वहां पे क्या, रेड कलर स्पॉट्स आपको मिलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डायडम इफेक्ट बोलेंगे। मोटिलिटी नॉट इंपेयर्ड बट फर्टिलिटी रिड्यूस्ड। क्यों, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिंग के पास में रेड स्पॉट दिख रहे हैं,
न्यूक्लियर रिंग का मतलब न्यूक्लियस, मतलब वहां पे जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब वहां पे कुछ गड़बड़ होने वाली है, और जेनेटिक मटेरियल में गड़बड़ तो मतलब फर्टिलिटी में गड़बड़ होने के चांसेस हैं, फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। बट टेल की जो मूवमेंट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं डायडम इफेक्ट में, स्मॉल रेड कलर स्पॉट्स अलोंग स्पर्म न्यूक्लियर रिंग। इससे क्या होगा, मोटिलिटी इज नॉट इंपेयर्ड, ओके है मोटिलिटी, बट फर्टिलिटी इज रिड्यूस। क्यों? क्योंकि ये जो स्मॉल रेड कलर स्पॉट्स हैं दीज आर अलोंग द स्पर्म न्यूक्लियर रिंग। तो डायडम इफेक्ट के अंदर भागेगा, ये भागेगा, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भागेगा डायडम में, बट फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। बस इतनी बात ध्यान रख लेना, डैग डायडम ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नोब्ड हो गया आपका, ठीक है। सूडोड्रोपलेट डिफेक्ट में क्या है, इरेगुलर थिकनिंग इन मिड पीस ऑफ स्पर्म, लोअर्ड फर्टिलिटी। डीकैपिटेटेड में मतलब कैपट जो वर्ड यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, कैपट वर्ड हेड के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो डीकैपिटेटेड में बोल रहा हूं तो मतलब हेड इसमें एब्सेंट मिलेगा, ठीक है। इवन टेल्स भी इसके अंदर एब्सेंट मिल जाती है, मोर देन 50% स्पर्म्स के अंदर, ठीक है साहब। अब आ जाते हैं इनब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन और इंटरसेक्सेस के अंदर। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये सारे के सारे एनिमल कोपुलेट करेंगे बट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब क्या हो सकता है इसका एक रीजन, इनब्रीडिंग कर दिया। इनब्रीडिंग की वजह से क्या होता है सबको पता है, रिजल्ट इन रिड्यूस फर्टिलिटी एंड इंक्रीज एबनॉर्मल सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। जो रिसेसिव जीन्स होते हैं वो साथ में मिलेंगे क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के, तो उससे क्या प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो इसको इनब्रीडिंग बोल देते हैं, ठीक है साहब। इसकी वजह से क्या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, साइटोजेनेटिक डिस्टर्बेंसेस भी हो जाती हैं, क्रोमोजोम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो स्पर्म्स के अंदर भी क्रोमोजोम ही तो होते हैं बेसिकली, उनमें ही गड़बड़ हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, मतलब हो भी जाएगी तो भी खराब हो जाएगा। हाइब्रिड्स म्यूल इनफर्टिलिटी, हाइब्रिड इनफर्टिलिटी अकर्स व्हेन पेरेंट स्पीसीज हैव सिग्निफिकेंट क्रोमोजोमल डिफरेंसेस। जैसे क्या, हम ये म्यूल, हॉर्स और जो डोंकी के क्रॉस कराते हैं हम, इनमें क्या, इनके अंदर क्रोमोजोमल डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, और इनके अंदर जब हम क्रॉस कराएंगे जो हाइब्रिड बनेगा उसकी वजह से क्या इनफर्टाइल हो जाता है, आगे मेल इनफर्टाइल हो जाता है। अच्छा चलो ये बताओ, जो म्यूल होता है वो किससे बनता है, किसके क्रॉस से बनता है? मेल और फीमेल, मेल हॉर्स होता है, फीमेल हॉर्स, फीमेल हॉर्स, ठीक है। और मतलब अब बताओ म्यूल में क्या, फीमेल हॉर्स, ठीक है। और बताओ, मेल अपना स्टैलियन हो जाएगा इसमें, ऐसा स्टेलियन उसमें मेल हॉर्स होगा, जैक होगा सर, डोंकी मेल, और फीमेल क्या होगी, मेयर मेयर, जैक। क्या कर रहे हो यार, मैं ही कंफ्यूज सर कर दिया आप लोगों को। सर म्यूल में डंकी मेल रहेगा, देखो फीमेल मैंने एक बात मेल याद करी रहेगी। है, बताना मैं सही हूं कि नहीं, बस एक ही पॉइंट याद किया था मैंने, मैं ट्राई करता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। जो गधा होता है ना वो खच्चर का बाप होता है, ये सब खच्चर बोलते हैं म्यूल को, इसका जी सर, बाप मतलब बिल्कुल। फादर कौन होगा, डोंकी डंकी, होगा, मतलब जैक बोल देते हैं ना डोंकी को, ये बात सही है, यस सर। बस ठीक है। उसके बाद तो सारी आ ही जाएंगे, उल्टा कर देना बस सब में, यहाँ पे मेयर आ जाएगी, और इन्हीं के अंदर क्या उल्टा हो जाएगा इसका, सर यहाँ पे आपकी स्टैलियन आ आवाज जाएगा, यहाँ पे जेनी, शी डोंकी आ जाएगी। शी डोंकी को क्या बोलते हैं, बताएगा कोई? जेनी, जेनी, यस। सर आपकी आवाज इको कर रही है। अपना माइक म्यूट कर लीजिए सभी, सभी माइक म्यूट कर लीजिए, इसलिए कर रही होगी वो। चलो जी, अब फ्री मार्टिनिज्म अगर हम देखें तो यहाँ पे भी क्या होता है, फ्री मार्टिनिज्म में इनफर्टिलिटी इन मेल, मेल, ये पता नहीं, मेल काउ ट्विंस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सी हटा देता हूं मैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी इन मेल ट्विंस ऑफ फीमेल फ्री मार्टिन टेस्टिकुलर चेंजेस में होकर, ये पढ़ा था हमने फ्री मार्टिन, वही है कि अगर एक मेल और एक फीमेल दोनों साथ में है तो मेल के जो टेस्टोस्टेरोन है वो ब्लड से होते हुए फीमेल में भी जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी जो मिलेरियन डक्ट होती है वो उतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी, और नहीं हो पाएगी तो वो तो बात है ही है प्लस में। लेकिन ये गड़बड़ है, एक मिनट को आपने बताया नहीं मेरे को सर बोला था। नहीं नहीं नहीं, ये गड़बड़ है पॉइंट, आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए सीधा सीधा, ये तो मेल इनफर्टिलिटी का क्या लेना देना है, मेल तो ठीक रहेगा उसके पेट में, मेल तो ठीक रहेगा ना इसमें फ्री मार्टिनिज्म में, तो हम इसको इम्पोर्टेंशिया जेनेरेंडाई में क्यों पढ़ रहे हैं फिर, इसमें तो वो आता है ना जो जनरेशन, सर नेक्स्ट जनरेशन में इफेक्ट हो रहा है ना, जनरेशन तो दोनों है, इफेक्ट हो रहा है, बट वो तो फीमेल में इफेक्ट हो रहा है, मेल तो उसका ओके है बिल्कुल।
प्रॉब्लम सर तो लेकिन मेल इफेक्ट तो में हो रहा है ना, फीमेल। लेकिन हो तो यहीं से रही है ना सर, हाँ मेल जी। से हुई ना ट्रांस, मतलब हम जो भी कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज ऑफ मेल। हाँ, हो सकता है कि मेल की वजह से ट्विन आए हैं, वो तो लेकिन जेनेटिक्स से डिपेंड करता है। वो तो फीमेल की वजह से ओवुलेशन होता है तो ट्विन आएंगे उसमें, तो मेल के तो स्पर्म वैसे ही लाखों में रहते हैं, तो ट्विन भी फीमेल की वजह से ही आए हैं देखा जाए तो। हाँ, और इनमें फीमेल में ही प्रॉब्लम होगी, मेल तो उसमें टेस्टोस्टेरोन तो रिलीज कर फीमेल रहा में है, ही उसमें तो कोई होती है। दिक्कत नहीं है। मेल में भी होती है प्रॉब्लम उसमें, मतलब होनी नो चाहिए सर। मेरे हिसाब से देखा जाए तो, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होनी चाहिए उसमें, तभी तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा आगे जाके, तभी तो अपना इसके नीचे बनेगी वो हेडिंग, राइट। तो फ्री मार्टिन में क्वेश्चन अपना ये बनता है, ये बताना जो मेल होता है उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, या कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से उसकी इनफर्टिलिटी हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो दोनों टीमें एक साथ हैं, कोई ऐसा इन्फेक्शन कुछ ऐसा चांसेस हो, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना फ्री मार्टिन वाले। चलो, अब इंटरसेक्ट देखो, इसमें मैं क्या बोलना चाह रहा था, कॉन्सेप्ट इसलिए भी मैंने एक बार फिर से डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं, बट मेल टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहा है, उससे मेल को दिक्कत नहीं है, उसको फीमेल से दिक्कत होगी, क्योंकि मिलेरियन डक्ट रिग्रेस हो जाती है टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस में। अब उससे मेल में तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब हो सकता है फीमेल मेल की वजह से कुछ उसकी इनफर्टाइल हो जाए आगे जाके मेल, वो कुछ अगर ऐसा है तो मेरे को आप बताना, कि मेरे को थोड़ा अटपटी लगी है ये बात यहाँ पे। तो जो चलो, फीमेल हॉर्मोन्स है उसकी वजह से मेल पे कोई इफेक्ट आ सकता है इसमें, अगर ट्विंस है तो, जो जैसे वो टेस्टोस्टेरोन फीमेल को इफेक्ट कर रहा है वैसे हम तो। यूजुअली ये मानते हैं जो वोल्फियन मिलेरियन डक्ट होती है वो अब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन में अपने आप डेवलप कर जाती है, उसके लिए कोई ऐसा बहुत ज्यादा हार्मोन नहीं चाहिए होते हैं। बट अगर ऐसा हो सकता है तो वो आप देख के आना, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, नहीं ठीक है, सर अभी ऐसा नहीं आगे होता बढ़ते हैं। इसमें, मेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। है ना, मेल रेगुलेटेड ही होता है जहां तक हमने देखा है। बट कुछ ऐसा हो तो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप जल्दी आ जाओ यार, क्योंकि है ना कुछ बच्चों का एग्जाम भी अभी पास आ चुका है, उनके लिए थोड़ा स्पीड में करते हैं। इंटरसेक्सिस में क्या बोलना चाह रहे हैं, मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट। अब सबसे पहले तो हर्माफ्रोडाइट का ही मतलब पता होना चाहिए, तब तो जाके सूडो देखेंगे। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा एनिमल जिसके अंदर मेल और फीमेल, मतलब उल्टा कर दिया मैंने, मेल और फीमेल दोनों के ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। अब सूडो हर्माफ्रोडाइट क्या होगा, वो क्या होता है, बाहर से तो ऐसा लगता है कि जैसे, अगर मैं मेल की बात करूं, कि जैसे लेडीज, मतलब एनिमल के सेंस में ले लो, बाहर से ऐसा लगेगा एक्सटर्नल जेनेटेलिया से वुमेन है, लेडीज, ठीक है, गर्ल, ऐसा मतलब ऐसे करके लगेगा, बट वो अंदर से क्या रहेगा, जेनेटल जो ऑर्गन रहेंगे उसके, वो मेल वाले रहेंगे। या उल्टा भी हो सकता है इसका, अगर मैं यहाँ पे मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट की बात करता हूं तो जो एग्जांपल दिया वही रहेगा, क्योंकि मेल है वो, अंदर से मेल है वो, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना बात, लेकिन बाहर वाले जेनेटल से नहीं लग रहा है। अरे यार इतना मैं, मुझे लगता है ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट चलो कोई बात नहीं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब जिसमें दोनों ऑर्गन है, सूडो का मतलब बाहर से जो है वो दिखने में ऐसा है, बट अंदर से ऐसा नहीं है, ठीक है, अब समझ जाओ, इन चीजों में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। चलो, ट्यूमर टाइप में क्या है, एक सेमिनोमास ट्यूमर होते हैं, ये भी डॉग के अंदर मिलते हैं, ठीक है साहब, इनकी वजह से भी क्या हो जाता है, ट्यूमर ही अगर हो जाएंगे, हेमरेज और ये सब प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो इसमें भी क्या, स्पर्म अबनॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। सर्टोली सेल ट्यूमर का हमने देख ही लिया था, सर्टोली सेल ट्यूमर अगर हो जाएगा मेल के अंदर, तो क्या, सर्टोली सेल क्या करती है, नरिश करती है किनको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को, उनसे बहुत ज्यादा स्पर्म्स बनने लग जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन भी बहुत ज्यादा रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो टेस्टोस्टेरोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हो रहा है तो वो इस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है मेल्स के अंदर, ठीक है, मतलब हो जाता है सच में, टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो वो इस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो फीमेल वाले फीचर्स वो मेल शो करने लगेगा। क्यों, क्योंकि उसके सर्टोली सेल में ट्यूमर हुआ, उसकी वजह से बहुत जल्दी उसके स्पर्म प्रोडक्शन भी हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं, और वो ज्यादा हाई होने की वजह से इस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस्ट्रोजन में वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, फेमिनाइजेशन, ठीक है, ये गायनिकोमेस्टिया, हेयर लॉस, टेस्टिकुलर एट्रोफी। गायनिकोमेस्टिया क्या होता है, पता ही है किसी को, मेल और फीमेल कैरेक्टर्स। ठीक है। लेडिक सेल ट्यूमर्स का मतलब ये वाली सेल्स ज्यादा काम करने लग जाएंगी, ठीक है, कुछ खास नहीं है, मतलब इतनी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है सर्टोली सेल ट्यूमर, इसके क्लिनिकल फीचर्स भी थोड़े, मतलब थोड़ा देख लेना, सर्टोली सेल की ट्यूमर से ऐसा क्यों हो रहा है, ये हार्मोन भी पूछ सकते हैं, किस हार्मोन की वजह से होता है, इस्ट्रोजन की वजह से होता है, कौन सा हार्मोन कन्वर्ट होता है इस्ट्रोजन में, टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है, ठीक है सर। अब बचे लास्ट के दो टॉपिक सिर्फ, एक मैसेरेशन और एक
मोमिफिकेशन। ये भी बड़ा कंफ्यूज करते हैं, समझ में नहीं आते हैं, बिल्कुल इरिटेट कर देते हैं दिमाग को, है ना। तो थोड़ा सा इसको स्टोरी लाइन में सुनते हैं, बाद में पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो, मैसेरेशन का मतलब है सड़ जाना, बिल्कुल सड़ जाना, फाउल स्मेल आएगी, बहुत गंदी स्मेल आएगी। और ये स्टिल बर्थ या अबॉर्शन के टाइम पे होता है। अबॉर्शन का मतलब क्या होता है? अबॉर्शन का मतलब एक तो ये नहीं होता है, ये मत समझना कि पेट से बाहर निकाल के बच्चे को फेंक दिया वो अबॉर्शन हो गया, नहीं। मतलब जो फीमेल है उसने उसको अपनी बॉडी से अबॉर्ट कर दिया बेसिकली, वहां से कोई ब्लड सप्लाई कुछ नहीं दे रही है उसको, वो अबॉर्ट हो गया बेसिकली। अब अबॉर्ट होके बाहर भी आ सकता है, अंदर भी रह सकता है, वो एक अलग बात है। स्टिल बर्थ या अबॉर्शन जो हो जाता है उसमें क्या मैसेरेशन होता है, ठीक है। मतलब और बातें बताता हूँ, 2-4 बातें बताता हूँ बढ़िया बढ़िया। मैसेरेशन जो होता है ना, उसमें जब फीमेल की बॉडी ने उसको सप्लाई देना छोड़ दिया है, तो जो प्रोजेस्टेरोन के लेवल है वो कम होंगे कि ज्यादा होंगे? कम होगा। कम। थोड़े कम होने चाहिए, रिड्यूस होने चाहिए। सही बात है भाई, उसने जब प्रेगनेंसी है ही नहीं, बची नहीं, उसने अबॉर्ट ही कर दिया, उसको इतनी ज्यादा सप्लाई नहीं दे रही है, तो प्रोजेस्टेरोन की जरूरत क्या हो? तो प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए होता है प्रोजेस्टेरोन, तो थोड़े कम हो जाएंगे। अब ये बताओ, प्रोजेस्टेरोन के लेवल कम हो जाएंगे तो उसकी वजह से सर्विक्स डायलेटेड होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। डायलेशन नहीं होगा अगर प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा तो। होगी, होगी डायलेट। टर्मिनेट होने अच्छा, लग जाएगी ना प्रेगनेंसी। हाँ। प्रोजेस्टेरोन कम हुआ तो डायलेशन हो जाएगी। होगी। डायलेशन का हो मतलब देखो, जाएगा। सर्विक्स कब डायलेट होती है? जब मेटिंग करनी होती है बेसिकली, एस्टर साइकिल, मतलब जब उसको रिप्रोडक्शन करना होता है, मतलब आगे प्रोजेनी, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज के लिए ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ठीक है। अरे, तो सर्विक्स डायलेट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हाँ, उसके बॉडी के हार्मोन से उसको लग रहा है, क्योंकि हार्मोन क्या, मतलब फीटस तो अबॉर्ट कर चुकी है, तो उसकी वजह से सिग्नल उसकी बॉडी में जा रहे हैं कि हाँ अब मेटिंग करने का टाइम आ गया, उसकी वजह से रिड्यूस हो गए हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, पूरे जीरो नहीं हुए, थोड़े कम हो गए हैं, तो उसकी वजह से सर्विक्स थोड़ी डायलेट हो जाती है, क्योंकि फीटस डेड हो गया है पेट के अंदर ही, डेड, यूट्रस के अंदर डेड हो चुका है। अब सर्विस डायलेट होगी, ये किसकी बात कर रहे हैं? मैसेरेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें प्यूट्रिफेक्शन होता है, सड़ जाता है बिल्कुल, कुछ नहीं बचता है, हड्डियां हड्डियां निकलती है बाहर। सर्विक्स डायलेटेड थी तो वहां से इन्फेक्शन अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? चांसेस है कि नहीं? जाएगा। जाएगा। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन अंदर गया है तो वहां पे डिकम्पोजिशन होगा कि नहीं होगा फिटस का, जो ऑलरेडी जिसकी सप्लाई सब कुछ बंद हो चुकी है? बिल्कुल होगा सर। अब डिकम्पोजिशन होगा तो वहां पे फ्लूइड वगैरह जो है वो इकट्ठा होता चला जाएगा, वो सड़ता चला जाएगा, वहां पे फाउल स्मेल आएगी, बहुत गंदी स्मेल आती है, ठीक है। सर्विक्स डायलेट है तो चांसेस है ना स्मेल आने के, डायलेटेड सर्विक्स, तो फाउल स्मेल आएगी बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा ही फ्लूइड भी मिलेगा। और जब फाइनली उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसका? PGF2 अल्फा देके करेंगे। प्रोजेस्टेरोन जो था, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, उसका लाइसिस कर देंगे, और वो पूरा लाइसिस हो जाएगा तो क्या होगा? अगर वो लाइसिस हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का और क्या काम होता है? कॉर्पस लुटियम का लाइसिस करवा देगा, और उसके बाद अगर उसके पेट में, यूट्रस में कुछ है तो एनिमल उसको एक्सपल्शन कर देगा, उसका एक्सपेल कर देगा उसको, मतलब स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, किसका? यूट्रस की। बट इसमें एक खास बात हो रहा है, ट्रीटमेंट में हम पढ़ेंगे, एक ऐसी चीज देते हैं उसके पीछे ब्रोमाइड लगता है, आगे क्या लगता है भूल गया मैं, उसके पीछे ब्रोमाइड लगता है, और उसमें क्या करते हैं हम? वेटमेट बोलते हैं शायद उसको, पता नहीं, ध्यान नहीं है, देखेंगे क्या है। ब्रोमाइड लगता है उसके पीछे, है ना, उसके पीछे ब्रोमाइड लगेगा। वैल्यूथामेट ब्रोमो। हाँ सर। वेरी गुड। तो इसमें क्या है, मतलब अच्छी बात है, मतलब बड़ा अच्छा लगा मेरे को। इसमें वो क्या करता है यार, ये जो ब्रोमाइड वाला आपने बताया, वी ब्रोमाइड, वो है ना सर्विक्स का डायलेशन करवाता है, और हम इन दोनों को ही देते हैं एनिमल को, एक तो कॉन्ट्रेक्शन करवा रहा है, एक डायलेशन करवा रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन कई बार बच्चे को हो जाता है, ऐसे क्यों कर रहे हो भाई, कॉन्ट्रेक्शन वाला भी दे रहे हो, डायलेशन वाला भी दे रहे हो? देखो, पहले वो वी ब्रोमाइड हम देते हैं उसको, उससे क्या होता है, सर्विक्स का डायलेशन अच्छे से हो जाता है, और जो भी यूजुअली फ्लूइड वगैरह जो है वो निकलना बाहर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद PGF2 अल्फा लगा देते हैं, उससे क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम पूरा चला जाएगा, और 2 से 4 दिन के अंदर बच्चा अपने आप बाहर आ जाएगा। मतलब बच्चा तो क्या, हड्डियां हैं बस, उसकी गली हुई हड्डियां, पानी के साथ बहुत ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेशन है। फिर से बोल रहा हूं, मैसेरेशन, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, प्यूट्रिफेक्शन, फाउल स्मेल, डायलेटेड सर्विक्स, ये क्या है? ये मैचुरेशन के साइन है। और प्रोजेस्टेरोन के लेवल थोड़े कम मिलेंगे उसके अंदर, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन के लेवल भी थोड़े उसके अंदर कम मिलते हैं, ठीक है साहब। अब
आ जाओ दूसरा मम्मीफिकेशन पे। मम्मीफिकेशन से क्या समझ में आता है? जब मैंने अपने डिग्री के टाइम पे मम्मीफिकेशन पढ़ा था, मुझे लगता था जो मम्मी बना देते हैं ना, ऐसे वो पट्टियां पहना के यूं 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 करके, तो वैसा ही फील कर लो। तो उसमें से कोई स्मेल आएगी क्या? नो सर। नहीं। क्या वो ड्राई ड्राई लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। बिल्कुल। क्या उसमें कुछ वाटर ऐसा कुछ रहेगा क्या? नो सर। क्या उसमें इन्फेक्शन के चांस हैं क्या? नो सर। नहीं सर। तो इसको मम्मीफिकेशन बोल देते हैं। जब फीटस के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, वहां पे फीटस क्या ड्राई मिलेगा, वहां पे प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई मिलेंगे, और वो स्टेराइल कंडीशन में होगा। तो क्यों 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 है स्टेराइल कंडीशन में? प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है जितने होने चाहिए प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर उतने ही है, कम नहीं हुए, रिड्यूस नहीं हुए हैं। और रिड्यूस नहीं हुए हैं, प्रोजेस्टेरोन के लेवल उतने के उतने बने हुए हैं। इसका मतलब क्या? एनिमल की बॉडी क्या बोल रही है? मेरे को प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है। तो क्या वो सर्विक्स को डायलेट करेगी क्या मीटिंग के नो लिए? सर। नहीं करेगी। नहीं। सर्विक्स को डायलेट नहीं करेगी तो क्या उसमें इन्फेक्शन जाएगा क्या अंदर? नो सर। इन्फेक्शन भी नहीं जाएगा। और इन्फेक्शन नहीं जाएगा तो क्या डिकम्पोजिशन होगा क्या? नो नहीं सर। होगा। तो जो ममीफिकेशन है, जो ममीफाइड फीटस जिसको बोल देते हैं, वो बहुत ही ड्राई मिलता है। वो दो तरह का होता है, एक पेपेरेसियस होता है, एक हिमेटस होता है। तो पेपेरेसियस में और हिमेटस में ये डिफरेंस है। जो हिमेटस वाले में क्या वर्ड आ रहा है? HEMA, मतलब हीमा मतलब ब्लड। तो जो ब्लड होता है ना, वो लेयर यूं चिपक जाती है आपस में। और जो ये कोरियोन लेयर होती है, जो आपने देखा होगा, एलेंटोइल, कोरियो एलेंटोइल जो लेयर होती है, और जो मांस बना होता है, वो आपस में यूं चिपक जाती है, और इसके बीच में थोड़ा सा ब्लड होता है, और बिल्कुल यूं ड्राई हो जाती है। बाकी सारा का सारा क्या होता है? जितना भी फ्लूइड होता है, मम्मीफिकेशन की बात कर रहा हूं, सारा का सारा एनिमल की बॉडी के थ्रू सोक लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बिल्कुल ड्राई डेसिकेटेड मिलेगा आपको। ऐसा लगेगा जैसे उस पर गर्म करके निकाला है बाहर, इतना ज्यादा ड्राई मिलेगा। ऐसा लगेगा चिकन तंदूरी बना के उसको बाहर निकाला है, वैसा फील आएगा मम्मीफाइड फीटस के अंदर। बहुत ही आपको कॉन्टोर्टेड मांस दिखाई देगा। कॉन्टोर्टेड मतलब थोड़ा टोर्शन में ऐसे घूमा हुआ आपको मांस दिखाई देगा। ड्राई दिखाई देगा। डेसिकेटेड मतलब वोम, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ड्राई कर दिया उसको। डेसिकेशन का मतलब बोलते हैं ना थोड़ा वोम करके मॉइस्चर हटा देना। तो उसमें ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा मॉइस्चर आप लोगों ने उसमें से हटा दिया है। तो पूरा का पूरा मांस आपका आ जाएगा। ठीक है, हार्ड रहेगा, ड्राई रहेगा, डेसिकेटेड रहेगा, कॉन्टोर्टेड मांस रहेगा। कोई फाउल स्मेल नहीं होगी, कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन नहीं होगा, स्टेराइल कंडीशन होगी, कोई सर्विक्स का डायलिटेशन नहीं होगा। किस कंडीशन में? मॉमिफिकेशन। मम्मीफिकेशन में। और उसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बिल्कुल ठीक रहता है, कोई प्रॉब्लम उसमें मतलब बराबर रहता है, बिल्कुल ठीक है। और मैसरेशन का मतलब क्या है? सड़ जाना। मैसरेशन, मैसरेटेड, सड़ा हुआ। प्यूट्रिफेक्शन, फाउल स्मेल आएगी, सर्विक्स डायलेट होगी। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन लेवल थोड़े कम हो चुके हैं, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। जब वो बाहर निकल करके आएगा तो उसमें क्या हड्डियां ही हड्डियां दिखेंगी और कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि सर्विक्स डायलेट होने के कारण बैक्टीरियल इंफेक्शन हो चुका है, उसने डिकम्पोज कर दिया है। जो भी मांस बाहर आएगा वो बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यू आएगा, सड़ा हुआ होगा, बहुत गंदी फाउल स्मेल आएगी, और हड्डियां ही हड्डियां दिखेंगी, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोजिशन कर दिया है। किसने? बैक्टीरिया ने। क्यों? क्योंकि सर्विक्स ओपन थी, उसकी वजह से इंफेक्शन उसमें हो गया है। क्यों ओपन थी? क्योंकि उसमें प्रोजेस्टेरोन लेवल थोड़े से कम हो जाते हैं। किसमें? मैसरेटेड फीटस में। वहां से शुरुआत होती है उसकी। ठीक है, ये मतलब कहानी थी कि इसका पता होना जरूरी है। वो पता हो तो फिर ये तो बस थोड़ा फॉर्मेलिटी सी होती है। चलो ये भी देख लेते हैं, अब देख लेते हैं भाई क्या बोल रहे हैं इसमें। चलो आ जाओ। मैसरेशन इन प्रेगनेंसी। मैसरेशन रेफर्स टू द breakdown of fetal tissue that occurs when a fetus is retained in the uterus for an extended period after abortion or stillbirth। अब अबॉर्शन का मतलब ये होता बाहर ही निकल गया होता, फिर तो बात ही खत्म हो गई थी। मतलब अबॉर्शन का मतलब समझ में आया ना, जो बताया था, क्या बोलना चाह रहा था मैं? मतलब एनिमल ने अपनी बॉडी से अबॉर्ट कर दिया उसको कि भाई मेरे को लेना देना नहीं है इससे। टाइमिंग। Maceration typically occurs during the second half of the pregnancy, often as a result of abortion or stillbirth। तभी तो जाके सड़ेगा, डिकम्पोज होगा पूरा वो। ठीक है। It can happen when there is a failure to expel the fetus due to uterine inertia। यूटेराइन इनर्शिया बन गया, उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा, तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें इसमें। जो मेन बातें हैं उसकी एक टेबल बना रखी है, उसमें वो आ जाएंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं और सब्जेक्टिव के लिए भी काम आ सकता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? बैक्टीरिया कैन एंटर द यूट्रस थ्रू डायलेटेड सर्विक्स। मैसेरेशन की बात कर रहे हैं। लीडिंग टू इन्फेक्शन, दिस रिजल्ट इन फीटल इम्फाइसीमा। ये टर्म याद कर सकते हैं, ये फीटल इम्फाइसीमा पूछ लेते हैं किसमें होता है। मम्मीफिकेशन में होता है कि मैसेरेशन में? किसमें होगा ये? मैसेरेशन के अंदर हो रहा है, इम्फाइसीमा बन रहा है यहाँ पे। टिश्यू ब्रेकडाउन, वेयर सॉफ्ट टिश्यू आर डाइजेस्टेड थ्रू प्यूट्रिफेक्शन एंड ओटोलाइसिस। ओटोलाइसिस भी स्टार्ट हो जाता है इसमें। अल्टीमेटली लीडिंग टू अ मास ऑफ फीटल बोन विद द यूट्रस। तो फीटल की बोन ही बोन बचेंगे और उसके बाद मास बचेगा वो
और फ्लूइड तो है ही इसमें। सिम्टम क्या क्या है? फेब्राइल कंडीशन, एनोरेक्सिया, डिप्रेशन, वैग साइन ऑफ इंटरमिटेंट स्ट्रेनिंग। इंटरमिटेंट स्ट्रेनिंग क्या होती है? बीच बीच में स्ट्रेनिंग करता रहेगा एनिमल की, हाँ उसको जैसे पार्चुरेशन करना है। फाउल पुरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज कंटेनिंग द स्मॉल बोन्स। फाउल पुरुलेंट, पुरुलेंट का मतलब पस भी मिलेगी उसके अंदर, ऑब्वियसली इंफेक्शन और क्या सारी बेकार चीजें। प्रोग्नोसिस क्या है? प्रोग्नोसिस फॉर फ्यूचर फर्टिलिटी इज वेरी पुअर। ट्रीटमेंट क्या है? इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन इज नेसेसरी एंड कैन बी अचीव्ड यूजिंग वेल्थेमेट ब्रोमाइड। इसको क्या बोल देते हैं? एपिडोसिन भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, क्या काम क्या करता है ये? इसका काम क्या रहेगा? डोज यहां से देख लो, काम क्या रहता है इसका? ये सर्विक्स जो है उसको डायलेट करवा देता है। सबसे पहले यही देंगे, क्या? वेल्थेमेट ब्रोमाइड देंगे सबसे पहले, उससे सर्विक्स डायलेट हो जाएगी। जो भी जितना भी प्यूट्रिफिकेशन ऑटोलाइसिस हो चुका है, फ्लूइड इकट्ठा हो चुका है, अगर सर्विक्स ही ओपन हो जाएगी तो वो प्यूट्रिफिकेशन किसके अंदर चल रहा है? यूट्रस के अंदर। अब यूट्रस को, वेजाइना को और बाहर वाली ओपनिंग को कौन रोकता है? सर्विक्स रोकता है। सर्विक्स ओपन हो गया तो यूट्रस से ऐसे ही बाहर आ जाएगा वो, और उसके बाद भी बाहर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? 1-2 घंटे बाद डबल प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्शन भी लगा देंगे। उससे क्या होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन से प्रोजेस्टेरोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब एनिमल के दिमाग में बिल्कुल ये चला जाएगा। क्या डिस्ट्रॉय बोला मैंने? कुछ गलत बोल दिया। डिस्ट्रॉय, कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उससे एनिमल को लगेगा कि मेरे को प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं करनी है। और इसका क्या इफेक्ट होता है पीजीएफ2 अल्फा का? कंट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने डायलेशन करवा दिया सर्विक्स का, वहां से फ्लूइड अपने आप आता रहा। उसके बाद डबल इंजेक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन दे करके हमने स्मूथ मसल जो होती है यूट्रस की, वहां से वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली एक सिग्नल है ये, कॉर्पस ल्यूटियम को डिस्ट्रॉय करता है ना, उसका लाइसिस करता है, तो इससे एनिमल को लगता है कि नहीं भाई प्रेगनेंसी का कुछ नहीं बचा, अब निकालो बाहर सब कुछ। चलो, ममिफिकेशन इन प्रेगनेंसी। प्रोस्टाग्लैंडिन का भी फंक्शन होता है कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, जैसे ऑक्सीटोसिन का तो होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का भी होता है। बिल्कुल होता है। कुछ आप इसको ऐसे समझ सकते हो, पीजीएफ2 अल्फा जो बोल देते हैं हम, ये कॉर्पस ल्यूटियम का क्या कराता है? लाइसिस करवाता है, उसको डिस्ट्रॉय करवा देता है। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है? प्रेगनेंसी मेंटेनेंस। अगर एनिमल के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम है तो एनिमल को लगेगा उसको प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है। उसके लिए कौन सा हार्मोन निकालता है एनिमल की बॉडी? प्रोजेस्टेरोन निकालता है। प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरोन आता रहेगा। अगर इसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन गायब, तो एनिमल की बॉडी क्या बोलेगी कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ काम नहीं करना है, तो जो भी यूट्रस में रहेगा उसको निकालने की ट्राई करेगी। हालांकि ये जाकर के स्मूथ मसल्स पे भी काम करता है, जिसकी वजह से यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है जी, चलो ये मैं आपको बता चुका हूं वैसे, चलो जल्दी से पढ़ लो, लास्ट ही टॉपिक है वैसे भी। डेफिनेशन क्या है इसकी? ममिफिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर अ डेड फीटस रिमेन्स इन द यूट्रस एंड अंडरगोज डिहाइड्रेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ड्राई, डेसिकेटेड, ड्राई, बिल्कुल फर्म, रिंकल, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाएगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ए ममीफाइड मास। पता लगा ममीफाइड क्यों बोलते हैं इसको? वो पट्टी बांध करके 1000 साल तक वो बोलते हैं उसकी वो थी डमी, ये वो कबर वबर। तो उसमें क्या? उसमें ड्राई रहता है, बिल्कुल बिल्कुल बांध देते हैं उसको, बिल्कुल ड्राई रहता है वो, क्या? डिहाइड्रेशन, इसलिए उसको ममीफाइड मास बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब टाइप ऑफ ममीफिकेशन देखो, पेपेरेसियस होता है, इसके अंदर क्या है? कैरेक्टराइज्ड बाय श्रीवल्ड ड्राइड पार्चमेंट लाइक फीटल मेम्ब्रेन्स, फ्लूइड आर अब्सॉर्ब्ड एंड द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट अराउंड द फीटस मोल्डिंग इट इनटू अ ड्राई कॉन्टोर्टेड मास। अब श्रीवल्ड का मतलब क्या होता है? मतलब रिंकल्ड हो गया, बिल्कुल पानी निकल जाएगा किसी का तो क्या रिंकल हो जाएगा ना सब कुछ। वाटर से ही तो सब कुछ ठीक लगता है, जो कम पानी पीता है तो उसकी आंखों के नीचे झुर्रियां भी आ जाती है ना, वो भी इस वजह से आती है। पूरा ही पानी निकल जाएगा तो पूरा श्रीवल्ड हो जाएगा, वो रिंकल्ड हो जाएगा, ड्राइड हो जाएगा, पार्चमेंट लाइक फिटल मेम्ब्रेन हो जाएंगी। पार्चमेंट क्या? थिन पेपर लाइक, बिल्कुल पानी बचानी है तो थिन हो जाएंगी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी, फ्लूइड्स अब्सॉर्ब हो जाएंगे एंड द यूट्रस कॉन्टैक्ट अराउंड द फीटस मोल्डिंग इट इनटू अ ड्राई कॉन्टोर्टेड मास। जो अराउंड द, जो यूट्रस है दैट इज अराउंड द फीटस, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? जो ममीफाइड मास है वो भी क्या? वो घूम जाएगा, वो फोल्ड हो जाएगा, वो टोर्शन हो जाएगा उसमें। मतलब टोर्शन तो गलत वर्ड बोल दिया मैंने, मतलब समझो वो बेंड हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगा। तो उस बेंड को क्या बोलते हैं? कॉन्टोर्टेड मास उसको बोल देते हैं। किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि यूट्रस जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके घुमा रहा है गोल गोल। चलो, इतनी इंपोर्टेंट बात नहीं थी, ज्यादा एनर्जी लगा दी इस पे। चलो, कोजेस क्या क्या हो सकते हैं इसके? जेनेटिक या क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, कोई भी जेनेटिक या फिर क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से ममिफिकेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन तो हो नहीं रहा है उसमें। प्रेजेंटल इफेक्ट, इन्फेक्शियस एजेंट इसके अंदर है। अभी आप बोलोगे नहीं नहीं सर आपने मना 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 किया था, फंस गए। देखो मैं आपको क्या बोलता हूं, आप जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे ना पढ़ने में, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदा होगा। नहीं तो आप कितनी दुनिया की सबसे नंबर 1 ऑथेंटिक बुक से पढ़ लेना, उसके अंदर भी इतने आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएंगे, आप बिल्कुल भाग जाओगे, एंग्सियस हो जाओगे। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए इंसान को। हमने बात कर ली ना
होने का तो इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बात उतनी सही नहीं बैठ रही है, क्योंकि इन्फेक्शन वाला तो सर्विक्स की वजह से वो गया था, बट पहले से ही बॉडी में इन्फेक्शन हो या मॉमिफाइड फीटस की वजह से प्रॉब्लम हो जाए फिर जाके इन्फेक्शन हो जाए, वो एक अलग बात है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये पॉइंट को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बोल के 2 पॉइंट निकल जाता है यहाँ पे, लेकिन मैंने इंटेंशनली इसको बताया क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये कैसे, ये तो पूरा हमारा पूरा जो बेस था उसमें लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होता है सर, इसमें लोकलाइज्ड इन्फेक्शन नहीं होता। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन से क्या मतलब है आपका? मतलब उसमें यूट्रस में इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से हो सकता है, जैसे कैम्पाइलोबैक्टर की वजह से हो सकता है ऐसे। तो कैम्पाइलोबैक्टर की वजह से क्या मतलब, मोमिफाइड क्यों हो जाएगा फीटस? सर ममीफाइड तो नहीं, डेथ हो रही है ना, डेथ के बाद अदर कंडीशंस ममीफाइड कर रही हैं। हाँ, उसमें वो other यूट्रस में conditions- इन्फेक्शन नहीं है सर, ये तो कोजेज है, इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से बट मम्मीफिकेशन हो यूट्रस में रहा है। इन्फेक्शन नहीं है, लगा लो, फिर हम इसको इसके नीचे डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, लगा लो हम एक ये कंडीशन, सेप्टिसीमिया की बात कर रहे हैं सर, इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट, हम मतलब जो भी है, यूट्रस के अंदर तो इन्फेक्शन उसका नहीं है, वो तो उसके अंदर ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि हाँ सर। इसके अंदर स्टेराइल कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसको मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इसको सर पे लोड लेके बैठ जाओ, नहीं सारी इन्फेक्शियस एजेंट ने हम निकलेंगे, मतलब ठीक है, डिलीट कर दिया करो, टेंशन मत लिया करो, बिल्कुल कुछ नहीं होता है इसमें। एबनॉर्मल हार्मोनल कंसंट्रेशन, जो एबनॉर्मल हार्मोनल कंसंट्रेशन होती है इसके अंदर, बिल्कुल सीधी सी बात है यार, एबनॉर्मल तो उसके अंदर भी होती है, सब में होती है, नॉर्मल सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कंप्रेशन और टोर्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, एक आपका यूटेराइन टोर्शन, ये सारी चीजों की वजह से ये मम्मिफिकेशन हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मम्मिफिकेशन मैसरेशन में सेम है, उनकी वजह से सेम हो सकता है, चलो हो सकता होगा भाई, क्या बताया। डायग्नोज कैसे करते हैं इसको? ट्रांसरेक्टल पाल्पेशन करते हैं, ठीक है, रेक्टम के अंदर ग्लव पहन करके क्या ट्रांसरेक्टल एग्जामिनेशन हम इसकी करेंगे, और उससे उससे हमें क्या फील होगा, यूटेराइन कंटेंट को हम फील कर सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी भी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से हम इमेजिंग टेक्निक टू विजुअलाइज द फीटस एंड मेम्ब्रेन। एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज की करेंगे इसमें क्या देंगे, इसमें भी PGF2 अल्फा देंगे कि प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर दे और वो कॉन्ट्रैक्शन दिखाने लग जाए, टू लाइज द कॉर्पस ल्यूटियम विच रिजल्ट इन द एक्सपल्शन ऑफ मम्मीफाइड फीटस विद इन 2 to 4 days। आपका अब देख लो ये वाली टेबल ध्यान से, जो काम की है, ये तो थ्योरी ठीक है, हो जाता है, आप खुद भी बना के लिख दोगे इतना पढ़ने के बाद, तो आई एम क्वाइट श्योर ये जो थ्योरी लिखे है उसको कम नंबर मिलेंगे, जो स्टोरी लाइन के हिसाब से परफेक्ट लिख के आएगा उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, और जो स्टोरी लाइन के हिसाब से याद रखेगा उसके ऑब्जेक्टिव में कॉमन सेंस भी ज्यादा काम करेगी और वो जल्दी सोल्व करेगा। अब ये वाला टेबल ध्यान से सुन लो, ठीक है, ये लास्ट है, आज का लास्ट। अब ये देखो ध्यान से, मम्मीफिकेशन इधर है, मैसेरेशन इधर है, सर्वाइकल स्टेटस में मम्मीफिकेशन में सर्विक्स इज क्लोज्ड प्रिवेंटिंग बैक्टीरियल एंट्री, इसमें सर्विक्स ओपन रहेगी अलाउइंग बैक्टीरिया टू एंटर। हार्मोनल एनवायरनमेंट क्या है, मेंटेन्ड बाय परसिस्टेंट कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरोन, इसमें कर रहे हैं प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे हार्मोनल चेंज हो जाता है मैसेरेशन में, लीड टू डिक्रीज्ड प्रोजेस्टेरोन लेवल, द CL में रिग्रेस, CL रिग्रेस भी हो सकता है बट प्रोजेस्टेरोन लेवल तो कम होंगे, और मैसेरेशन में प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होंगे तभी तो सर्विक्स ओपन हो जाती है ना, इसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अब यहां पे देखो, ये फीटल टिश्यू कंडीशन आ जाती है, फीटल टिश्यू बिकम श्रीवल्ड यानी कि रिंकल्ड हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, अपीयरिंग पार्चमेंट लाइक ड्यू टू फ्लूइड अब्जॉर्प्शन। मम्मीफिकेशन में, मैसेरेशन में क्या होता है, फीटल टिश्यू अंडरगो प्यूट्रिफेक्शन बिकमिंग सॉफ्ट एंड डिकम्पोज्ड ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी। अब ये पॉइंट देखो, प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन generally occur in a sterile environment, no infection is present in mummification, often associated with infection, ये openly associated होता है। मैंने ये देखो यहाँ पे जनरली बोल रहा है कि ना 90% कंडीशन में नहीं होगा, अब किसी में हो भी जाए तो हमको ये थोड़ा ना बोलेंगे इस एनिमल के अंदर मम्मीफिकेशन हो रखा है तो कोई भी बैक्टीरिया को एंट्री नहीं मिलेगी बॉडी के अंदर, हो सकता है यार, है ना, लेकिन मेन तो क्या है, नहीं होता है, स्टेराइल कंडीशन होती है। फ्लूइड एक्यूमुलेशन में क्या बोलना चाह रहा है, minimal to no fluid accumulation in the uterus appears small and dry, सारा फ्लूइड अब्सॉर्ब हो जाएगा। मैसेरेशन में सिग्निफिकेंट फ्लूइड एक्यूमुलेशन। क्लिनिकल साइन क्या है, मम्मीफिकेशन में नो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, जबकि मैसेरेशन में फाउल स्मेलिंग म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज इज कॉमन एंड इट इंडिकेट्स इंफेक्शन। पैथोलॉजिकल प्रोसेस क्या है इसका मम्मीफिकेशन में, इट इन्वॉल्व्स डेसिकेशन, डेसिकेशन का मतलब होता है ऐसा लग रहा है कि पूरा ड्राई कर दिया, बिल्कुल उसको मॉइस्चर उड़ा दिया है बिल्कुल, एंड ड्राइंग ऑफ द टिश्यू विदाउट
डिकम्पोजिशन। बिना डिकम्पोजिशन के पूरा डेसिकेशन और ड्राइनेस हो जाती है टिश्यू की, जबकि इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ टिश्यू होता है थ्रू बैक्टीरियल एक्शन लीडिंग टू नेक्रोसिस। इसमें नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, प्यूट्रिफेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और फ्लूइड भी इसमें एक्यूमुलेटेड ही होता है, सिग्निफिकेंट फ्लूइड एक्यूमुलेशन मैचुरेशन के अंदर। अब आ जाओ लास्ट में, कुछ है नहीं कि किन स्पीसीज के अंदर क्या होता है, किसी में कुछ भी हो सकता है, वो इतनी इंपॉर्टेंट कुछ सटीक और कॉन्ट्रास्टिंग बातें नहीं है। अभी कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो बताइए, मेरी तरफ से मैं आपका एंड्रोलॉजी कंप्लीट कर चुका हूँ।